थिंक कि मार्केट में क्या चल रहा है और आपको इस हालत में क्या करना चाहिए। तो लेट मी स्टार्ट ऑफ रीसेंट इवेंट्स। तो मैंने स्टार्टिंग पॉइंट जो लिया है वो मैंने लिया है 2018 साल का सितंबर से, क्योंकि सितंबर 18 में आईएलएफएस का डिफॉल्ट हुआ था। और ये जो आईएलएफएस का डिफॉल्ट हुआ था ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण इवेंट था, इसीलिए इट वाज अ क्वासी पीएसयू, यू नो, द होल्डिंग पैटर्न ऑफ आईएलएफएस ट्रिपल ए था। किसने ये सोचा कि आईएलएफएस भी डिफॉल्ट कर सकता है, वो हुआ। और उसके बाद आपको मालूम है कई सारे डिफॉल्ट एक के बाद एक होते गया। पर somehow the good part is if you look at the recent past, जो एक के बाद एक डिफॉल्ट रोज एक फुट रहा था, कभी आईएलएफएस, कभी डीएचएफएल, कभी रिलायंस एडीएजी, कभी क्वालिटी, कभी ऑल्टिको। इन द रिसेंट पास्ट अभी वो फुटना बंद हो गया। रिसेंट पास्ट में जो भी दो इश्यूज हुए हैं, एक है वोडाफोन और एक है यस बैंक। वोडाफोन को जो इशू है वो ऐसा नहीं कि वोडाफोन ने हाथ खड़ा कर दिया, वो ऐसा है कि पता नहीं क्यों सुप्रीम कोर्ट ने हाथ धो के पीछे बढ़ गया कि इसको बंद करना है। तो ये है वोडाफोन का इशू। और येस बैंक का इशू आपका मालूम ही है, द बैंक हैज बीन बेल्ड आउट। खाली ये जो 81 परपेचुअल बॉन्ड्स है 8,500 करोड़ का, वो डिफॉल्ट हुआ है। लेकिन उसके बाद उसको छोड़ के जो बाकी डिपॉजिट्स है, बाकी बॉन्ड्स है, उसमें कोई डिफॉल्ट नहीं हुआ है। That has been bailed out by the government and the RBI. Continuing with the recent events, recently RBI has been very supportive of the bond market, और RBI ने कई सारे कदम उठाए हैं to support the bond market. So what have they done? They have cut repo rate significantly from 5.15% to 4.4%. ये रिपो रेट क्या है? ये रिपो रेट क्या है? पूरे अर्थव्यवस्था में जो भी इंटरेस्ट रेट रहेगा उसका संकेत है। रिपो रेट बढ़ेगा तो रेट बढ़ना चाहिए, और रिपो रेट कमेगा तो रेट कम होना चाहिए। तो ये जो सिग्निफिकेंट रेट का 27 मार्च को हुआ था, ये 75 बेसिस पॉइंट, दैट इज सिग्निफिकेंट। 27 मार्च को आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट भी काटा था, और उसके बाद भी वापस 17 अप्रैल को आरबीआई ने फिर से रिवर्स रेपो रेट काटा। तो रिवर्स रेपो अभी आ गया 3.75%, which means 27 मार्च से लेके आज तक it is 115 बेसिस पर, मतलब 1.15% रिवर्स रेपो रेट उन्होंने कम किया है। उसके बाद आरबीआई ने बहुत सारा लिक्विडिटी पंपिंग किया। लिक्विडिटी का मतलब क्या है? whenever the debt system is in stress, RBI steps in and pumps in liquidity, ताकि बैंक्स के पास ज़्यादा पैसा हो। बैंक्स कैन यूज that money for giving loans or for buying bonds or doing both. तो बेसिकली ये लिक्विडिटी से सिस्टम को, बैंकिंग सिस्टम को सपोर्ट मिलता है। और आरबीआई ने काफी कुछ है, ये जो ठीक अल्फाबेट्स है, ओएमओ, एल्ट्रो, टीएल्ट्रो, आपको बताऊंगा कि ये सब क्या है ब्रीफली। ओएमओ क्या है? ओपन मार्केट ऑपरेशंस। व्हेनेवर आरबीआई वांट्स टू इन्फ्यूज लिक्विडिटी, और व्हेनेवर आरबीआई वांट्स टू टेक अवे लिक्विडिटी फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम, दे विल डू ओएमओ। So as of now, RBI is infusing liquidity, meaning purchasing securities from the market, from banks, and the banks are getting liquidity. ये एल्ट्रो क्या है? लॉन्ग टर्म रिपो ऑपरेशंस। इट मींस आरबीआई से पैसा लो एट द रिपो रेट इज 4.4%, उसको डिप्लॉय करो 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए। विच मीन्स, यू नो, टू पुट इट इन वेरी क्रूड लैंग्वेज, फोकट का पैसा। सो व्हाई एम आई सेइंग फोकट का पैसा? If a bank is availing of money at say 4.4% and buying a corporate bond at say 7% or 8%, ये जो differential है 4.4, 4% से लेके 7-8% तक, it is kind of फोकट का पैसा। And why is RBI doing it? Because RBI wants to support the system. ये एल्ट्रो हो गया। उसके बाद आया टीएल्ट्रो। टीएल्ट्रो क्या है? टारगेटेड एल्ट्रो। टारगेटेड मतलब ये पैसा से क्या करना है? बैंक्स को कॉर्पोरेट बॉन्ड ही खरीदना है, नॉट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, क्योंकि कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट में काफी कुछ प्रॉब्लम्स आई थी। अभी लेटेस्ट अनाउंसमेंट हुआ 17 अप्रैल को, वो है टीएल्ट्रो 2। वो क्या है कि टीएल्ट्रो के पैसे से बैंक्स वर बाइंग ओनली पीएसयू एंड ट्रिपल ए रेटेड गुड क्वालिटी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। इसमें जो है एनबीएफसी को सपोर्ट नहीं मिल रहा था। सो एनबीएफसी, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, उनको सपोर्ट करने के लिए आरबीआई ने टीएल्ट्रो 2 का अनाउंसमेंट किया है। Again, continuing on recent events, in spite of so much of liquidity pumping by the RBI, loan offtake is not happening. कि RBI जो पैसा दे रहे हैं उसका मकसद क्या है? उसका मकसद यही है, banks should give loans to customers, could be industry, could be individuals. लेकिन अभी जो हालात है, nobody is taking money, क्योंकि पैसा लोग करेंगे क्या?
इंडस्ट्री को पैसा नहीं चाहिए बिकॉज दे आर नॉट क्रिएटिंग फ्रेश कैपेसिटीज. So somehow that money is still sloshing around in the system. Banks are again trying to park it back with the RBI because banks are saying RBI is safe. आपके पास ही पैसा रखो हमारे खाते में. So there's huge liquidity sloshing in the banking system, and hopefully it should help bring down yield levels. मार्केट में और क्या हो रहा है? Until about मार्च में मार्केट में काफी कुछ अजीब चीजें हो रही थी. What were those अजीब चीजें? फंडामेंटली आप देखेंगे मार्च में जो भी हो रहा था, इट वाज पॉजिटिव फॉर द डेट मार्केट. व्हाट वाज पॉजिटिव? इफ ग्रोथ इज कमिंग डाउन, ग्रोथ मीनिंग जीडीपी ग्रोथ, अगर जीडीपी ग्रोथ कम हो रहा है दैट इज पॉजिटिव फॉर इंटरेस्ट रेट्स. बिकॉज अगर ग्रोथ कम हो रहा हो, जो बाद में बॉन्ड इशुएंसेस आएंगे उसका इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा. उसका इंटरेस्ट रेट कम होगा तो अभी का जो इंटरेस्ट रेट है उसका वैल्यू बढ़ जाएगा, एंड पीपल विल पे अ हायर प्राइस फॉर बाइंग टुडेज बॉन्ड्स. पीपल विल पे अ लोअर यील्ड. तो उसके लिए दैट इज पॉजिटिव. और दूसरा जो है ऑयल प्राइस क्रैश, ये सब चीज़ पॉजिटिव है. तो ये सब होने के बावजूद मार्च में जो भी हुआ था, लिक्विड फंड्स ने नेगेटिव किया, कुछ और फंड्स ने नेगेटिव किया, अजीब चीज़ें हो रही थी. तो वो क्या था एंड व्हाट ऑल हैपेंड इन मार्च? सो फर्स्ट पॉइंट, ड्यू टू वर्क फ्रॉम होम ट्रेडिंग वॉल्यूम्स हैड संक. क्योंकि क्या है, घर में हमारे पास इंटरनेट है, लेकिन जो स्पेशलाइज्ड डीलिंग सिस्टम है, एक आरबीआई का सीसीएल का है, एनडीएस ओएम करके, वो ऑफिस में होता है, घर में नहीं होता है. तो एक ये सिस्टम की वजह से ट्रेडेड वॉल्यूम कम हो गया था. दूसरा ये है, बैंक्स वेर नॉट टेकिंग अ व्यू ऑन बिल्डिंग पोजीशंस ऑन बॉन्ड्स. क्योंकि मान लीजिए ईयर एंड के थोड़े से पहले, 1 या 2 हफ्ता पहले, बैंक्स ये सोच रहे थे कि अभी हमने कुछ परचेज किया तो अगर इसका यील्ड फिर से बढ़ गया और ईयर एंड वैल्यूएशन में इसका वो धक्का लग जाएगा, सो व्हाई टेक दैट रिस्क इन से सेकंड और थर्ड वीक ऑफ मार्च. It was basically a crisis of confidence. लोगों में कॉन्फिडेंस कम हो रहा था, लोग परचेस नहीं कर रहे थे और यील्ड्स बढ़ रहा था, प्राइसेस कम हो रहा था. उसके ऊपर क्या था, जो गोरे लोग हैं, एफआईआईस, एफपीआईस, वो जम के बेच रहे थे, बोथ इन द इक्विटी एंड इन द डेट मार्केट. ये जो सेलिंग था बोथ इन इक्विटी एंड डेट मार्केट, मेरे हिसाब से इसका कोई लॉजिक नहीं है. क्यों? इक्विटी में जो ग्रोथ इंडिया में है वो दुनिया में कहीं पे नहीं है, बट स्टिल दे वर सेलिंग. डेट में देखिए जो इंटरेस्ट रेट इंडिया में है, जैसे हमारा 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड जो भी है 6.2 6.3%, दैट इज वेरी कॉम्पिटिटिव. बाहर आपको मालूम है इंटरेस्ट रेट एकदम ही जीरो के बराबर है, फिर भी वो लोग इंडिया से बेच के निकल रहे थे. रीजन नहीं है, पर ठीक है, फिर भी उनका पैसा है, वो जाने. तो उसमें क्या हो रहा था, वो जो हैवी सेलिंग हो रहा था उसके चलते मार्केट में यील्ड्स बढ़ रहा था, प्राइसेस कम हो रहा था. एंड पीपल वेर वेटिंग फॉर द आरबीआई. आरबीआई वाज डूइंग समथिंग, वो कुछ ना कुछ ओएमओ कर रहे थे, एल्ट्रो कर रहे थे, but people were expecting more from RBI. So all these things, crisis of confidence, लोग सोच रहे थे, buying position नहीं ले रहे थे, heavy selling pressure, mutual fund में selling pressure, FI selling, सब मिलकर मार्च में खिचड़ी पक रहा था और इसलिए yield बढ़ गया और जो भी था वो मार्च में हुआ. Like we saw negative returns, including negative returns from liquid funds. और एक चीज मार्च में ये हो रहा था, आपने देखा होगा कि ओवरनाइट फंड्स में रिटर्न्स एकदम ही कम हो गया था, लाइक 1%. एक दिन ये भी था कि इवन लेस देन 1% इंटरेस्ट रेट इन ओवरनाइट फंड. उसका रीजन क्या था? पीपल वर थिंकिंग कि बाकी सारे फंड्स सेफ नहीं है, जो भी फंड्स है वो सेफ नहीं है, सिर्फ ओवरनाइट फंड सेफ है. नहीं, ओवरनाइट फंड सेफ है, वो नहीं बोल रहा हूँ, बट ये जो लोगों का सोच था कि सिर्फ ओवरनाइट फंड सेफ है, उसके चलते लोग बाकी सब कुछ बेच बूझ के इसमें आ रहे थे. इसमें डिमांड ज़्यादा हो गया ड्यू टू एक्सेस ऑफ दिस थिंग, सप्लाई ऑफ फंड्स इन दी ओवरनाइट मार्केट, ओवरनाइट सीबीएलओ ट्रैप्स मार्केट. इंटरेस्ट रेट एकदम ही कम हो गया था, एक दिन 1% से भी कम हो गया था. So returns from overnight funds also came down drastically, but was still positive because overnight funds will not give negative returns. Okay. तो ये था मार्च की कहानी. So मार्च के बाद धीरे-धीरे चीजें इम्प्रूव हो रही है. तो क्या हुआ? 27 मार्च को आरबीआई का पॉलिसी आ गया. वैसे ये पॉलिसी होना था 3 अप्रैल को, उन्होंने प्रीपोन किया, 3 अप्रैल के सामने 27 को कर दिया. और जो भी मेजर्स उन्होंने अनाउंस किया वो दैट वाज वेरी गुड, वेरी पॉजिटिव फॉर दी बॉन्ड मार्केट. एक तो उन्होंने रेट कट किया, फिर ये जो टीएलट्रो है, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रिपो ऑपरेशंस, वो अच्छा था. वो क्या था, आरबीआई ने कह दिया आप ये पैसा लीजिए आरबीआई से एट द डिपो रेट ऑफ 4.4%, बट don't buy government securities, don't park it with RBI. You can use this money only for buying corporate bonds. मतलब ये corporate bond जिसमें कोई buying नहीं मिल रहा था,
म्यूचुअल फंड्स वांटेड टू सेल, एफआईआई वांटेड टू सेल, एवरीबॉडी वांटेड टू सेल। मार्केट में कोई बायर नहीं था, तो इसमें एक बायर आ गया, यानी आरबीआई सपोर्टिंग बैंक्स एंड टेलिंग बैंक्स ये पैसा लो हमसे और इस पैसे से आप कॉर्पोरेट बॉन्ड खरीदो। तो ये जो आरबीआई का सपोर्ट है उससे राहत मिली और अप्रैल में मार्केट में इम्प्रूवमेंट शुरू हुआ। और एक उन्होंने छूट दिया कि ये जो है टीएलट्रो, ये जो बॉन्ड्स है, बैंक्स कैन पुट दिस इन समथिंग कॉल्ड एचटीएम, होल्ड टू मैच्योरिटी। उसका मतलब ये है जो मार्क टू मार्केट होता है वो मार्क टू मार्केट वोलेटिलिटी ये सिक्योरिटीज में नहीं होगा। ये एक और छूट आरबीआई ने दिया था बैंक्स को। फिर आया 17 अप्रैल टीएलट्रो 2। तो वो क्या था, लाइक आई जस्ट सेड सम टाइम अर्लियर, टीएलट्रो फंड्स बैंक्स वर यूजिंग टू बाय ईदर पीएसयू और गुड क्वालिटी ट्रिपल ए प्राइवेट सेक्टर कॉर्पोरेट्स। एनबीएफसीज को पैसा नहीं मिल रहा था। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, एनबीएफसीज में आप देखेंगे तो ट्रिपल ए बहुत ही कम है, 1 या 2 या 3 4 ही ट्रिपल ए है, बाकी सब जो ट्रिपल ए से कम था। और ये ट्रिपल ए से नीचे वाले जो एनबीएफसीज है उनको बाइंग सपोर्ट नहीं मिल रहा था, तो ये टीयर 2 आ गया। तो इसका अमाउंट है 50,000 करोड़, ऑफ विच आधा जो है दैट इज मेंट फॉर स्मॉल एंड मिड साइज एनबीएफसीज। तो इसमें भी अप्रैल में सेंटिमेंट इम्प्रूव हुआ। तभी कुछ आंकड़ा देखते हैं। ये मुझे मिला है एक म्यूचुअल फंड से, तो टाइम लगेगा, आप ध्यान से देखिए इसको, या नंबर्स को पढ़िए और देखिए क्या है। ये दिखा रहा है कि हाउ सेंटिमेंट्स इम्प्रूव इन अप्रैल। सो आई रीड आउट सम नंबर्स फॉर यू। से फॉर एग्जांपल 3 ईयर गिल्ड यानी 3 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इसका 20 मार्च को यील्ड था 5.7%। 20 अप्रैल का यील्ड हो गया 4.8%, मतलब यील्ड नीचे आ गया, मतलब मार्केट में सपोर्ट मिला, लिक्विडिटी मिला, सेंटिमेंट इम्प्रूव हुआ, तो यील्ड्स नीचे आ गया। जैसे 5 ईयर गिल्ड 20 मार्च को था 6% और अभी हो गया 5.3%। फिर 3 मंथ सीपी जो है 20 मार्च को था 7.5%, अभी हो गया 5.5%, मतलब 2% तक सीपी में यील्ड्स नीचे आ गया। सीडी में देखिए 3 मंथ सीडी ये हो गया था 6.4%, अभी आ गया 4.5%। इसका मतलब क्या है, जो मार्च में हो रहा था यील्ड्स इतना बढ़ गया था, इट वाज नॉट फंडामेंटली सपोर्टिव, फंडामेंटली जस्टिफाइड, ओनली दैट ड्यू टू लैक ऑफ बाइंग डिमांड, ड्यू टू एक्सेस सप्लाई, समहाउ मार्केट में ऐसा हो गया था। नाउ थिंग्स आर नॉर्मलाइजिंग। तो मार्च में आपने देखा होगा कोई अच्छे बैंक्स का सीडी हुई, कोई अजीब अजीब लेवल में ट्रेड हो रहे थे, वेरी हाई लेवल में वो ट्रेड हो रहे थे, विच इज नॉट फंडामेंटली जस्टिफाइड। फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में देखिए, जैसे 3 ईयर कॉर्पोरेट बॉन्ड है 20 मार्च को वो था 7.4%, अभी वो है 6.1%। 5 ईयर कॉर्पोरेट बॉन्ड 7.4 से 6.3%। तो ये जो यील्ड नॉर्मलाइज हो रहा है, दैट्स अ गुड थिंग। म्यूचुअल फंड जो भी हो रहा था मार्च में नेगेटिव हो रहा था, अभी पॉजिटिव आ गया। सो दिस इज द इम्प्रूवमेंट बाय वर्च्यू ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द आरबीआई एंड ऑल्सो ईयर एंड हैविंग पास्ट। बैंक्स में वो जो था कि ईयर एंड में पोजिशनिंग नहीं लेंगे, तो एक थोड़ा वो भी खत्म हो गया। ये जो ग्राफ है वो थोड़ा दिखा रहा है कि जो आरबीआई ने पैसा दिया वो कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। एल्ट्रो जो है वो है 1 लाख करोड़, एल्ट्रो यानी लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। टीएल्ट्रो 1 यानी टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस फॉर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, वो अनदर 1 लाख करोड़। और अभी जो है 50,000 करोड़ का टीएल्ट्रो 2, उसका इस्तेमाल कहाँ पे होगा वो इसमें लिखा है। 30,000 करोड़ फॉर अदर्स, 12,500 करोड़ फॉर दिस साइज ऑफ एनबीएफसी, यानी 500 to 1,000 crore of asset size. इतना पैसा for less than 500 crore asset size of NBFCs and little amount for microfinance institutions. ये है RBI का support. So now I am changing the topic. ये हो गया मार्च का और अप्रैल की जो कहानी है, जहाँ से शुरू किया था डिफॉल्ट्स। ILFS से शुरू हुआ था डिफॉल्ट्स, अभी जो भी उसके बाद डिफॉल्ट्स हुआ आपको मालूम ही है। वो जो भी डिफॉल्ट हुआ, what was the actual impact on mutual fund returns? So without doing ज्ञानबाजी on default and all those things, I will simply show you some numbers. ये जो है ये म्यूचुअल फंड के कैटेगरीज है, और जो मैं दिखा रहा हूँ that is 1 year returns till 17 September 19. So why am I showing this? ये शुरू हुआ था from September 18. So September 18 से लेके September 19 तक ये जो एक साल है, this is the worst period in the history of mutual funds in India in terms of default. इतना डिफॉल्ट कभी नहीं हुआ था। तो इतना डिफॉल्ट होने के बाद क्या आउटकम है,
वो आउटकम इसमें दिखता है। और एक ये है कि वाई एम शोइंग 1 ईयर ओनली, वाई नॉट से 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, क्योंकि ये 1 साल का ही आंकड़ा है। वो दिखाता है कि सबसे खराब जो 1 साल था उसका इम्पैक्ट क्या था। सो हाउ टू रीड दिस? पहला है कैटेगरी, जैसे लिक्विड फंड का कैटेगरी हो गया। सो एवरेज 6.84 मीन्स 1 साल में ये लिक्विड फंड का जितने भी फंड्स है उसका एवरेज रिटर्न 6.84%। उसके बाद मिनिमम जो है, मिनिमम का मतलब क्या है, वो कैटेगरी में जिस फंड ने सबसे खराब किया वो कितना था, वो था 0.47% 1 साल का रिटर्न। और नंबर ऑफ नेगेटिव टिक्स मतलब वो कैटेगरी में कितने फंड्स ने नेगेटिव रिटर्न दिया ऑन अ 1 ईयर बेसिस, नॉट 1 डे। 1 डे तो कई कुछ था। ऑन अ 1 ईयर बेसिस टिल 17 सितंबर 19 कितने फंड्स ने नेगेटिव दिया, इसमें नेगेटिव नहीं था। फिर आता है अल्ट्रा शॉर्ट टर्म, एवरेज था 5.18। और जो फंड में नेगेटिव था -20%, एक फंड ने 1 साल में -20% रिटर्न दिया। और 22 मतलब वो कैटेगरी में 22 फंड है और वो 22 में से 2 फंड ने नेगेटिव रिटर्न दिया। फिर आता है लो ड्यूरेशन, उसका एवरेज था 3.1%। और उसमें 8 ऑफ 26 मतलब वो कैटेगरी में 26 फंड्स हैं, उसमें 8 फंड्स ने नेगेटिव दिया। मतलब हम लोग सोचते हैं कि लो ड्यूरेशन फंड क्वालिटी अच्छा होगा, फिर भी ये इसमें क्रेडिट रिस्क लिया था लोगों ने और इसमें डिफॉल्ट भी हो गया। 26 में से 8 फंड्स ने इसमें नेगेटिव दिया और -16% जो सबसे कम रिटर्न था। फिर मनी मार्केट, दैट वाज बेटर, इट वाज 7.86%। इसमें कोई फंड ने नेगेटिव नहीं दिया। नेगेटिव मतलब 1 साल में बोल रहा, नॉट 1 डे, 1 साल में कोई फंड ने नेगेटिव नहीं दिया। फिर शॉर्ट ड्यूरेशन, एवरेज वाज 3.93, इसमें था मतलब नेगेटिव था। 27 में से 7 फंड ने इसमें नेगेटिव दिया। फिर देखिए क्रेडिट रिस्क ओनली 0.94, मतलब ये 1 साल में अगर हम एवरेज देखेंगे, क्रेडिट रिस्क फंड में इतना डिफॉल्ट दिया, द एवरेज वाज लेस देन 1%। तो ये 20 फंड में से 6 ने नेगेटिव दिया और एक फंड ने दिया -47%। कॉर्पोरेट बॉन्ड एवरेज वाज 6.35, 19 में से 2 फंड ने नेगेटिव दिया और बैंकिंग पे से एवरेज वाज 10.65। तो ये जो आंकड़ा है, व्हाट टू रीड फ्रॉम दिस, व्हाट टू इन्फर फ्रॉम दिस। इवन इन द पीरियड ऑफ वर्स्ट डिफॉल्ट, बैंकिंग पीएसयू कैटेगरी में डिफॉल्ट कम हुआ, इसमें एवरेज 10.65% रिटर्न मिला, जो कि अच्छा है। और क्रेडिट रिस्क फंड में सबसे कम 1%, लेस देन 1% रिटर्न मिला। दैट इज द नेट आउटकम ऑफ दिस थिंग। यानी कि डिफॉल्ट के बावजूद भी मनी मार्केट फंड और बैंकिंग पीएसयू फंड ने रिटर्न्स खराब नहीं दिया। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये जो मैंने देखा है दैट वाज अ सिंपल एवरेज। अभी मैं जो दिखाने जा रहा हूँ उसका मतलब क्या है, कोई भी आंकड़ा जो है उसका 2-3 पहले होता है। एक होता है कि आंकड़ा गणित क्या कह रहा है, दूसरा है साइकोलॉजी, साइकोलॉजिकली हमें कैसे हिट कर रहा है, और तीसरा वो है कि व्हाट वी डिराइव फ्रॉम दिस। इसको ध्यान से देखिए, दिस इज 1 ईयर रिटर्न्स टिल 6 नवंबर 19। तो आई जस्ट गॉट दिस डेटा फ्रॉम सम सोर्स। तो ये जो डेट है 6 नवंबर 19, ये दिन तक का 1 साल का रिटर्न जो है, these are all credit risk funds। तो ये इसमें जितने भी credit risk funds है, इसका जो 1 साल का रिटर्न है, if we simply do an average, ये जो दिख रहा है 2.03%, 2% is the simple average of these funds in the basket। अब इसमें देखिए जो फंड ने सबसे खराब दिया, which is -45%, ऊपर से देखिए, ऊपर से 4 नंबर पे है, जो फंड ने सबसे कम दिया -45%, उसका कॉर्पस साइज देखिए 179 करोड़, मतलब साइज छोटू है। और देखिए जो फंड्स बड़े साइज के हैं, जैसे HDFC है 14,000 करोड़, ICICI है 10,000 करोड़, ये फंड्स ने कितना दिया, 9% दिया, 10% दिया। तो इसको ऐसा सोचिए, जो फंड बड़ा साइज का है अगर वो नेगेटिव दिया होता तो असर क्या होता। यानी जो बड़ा फंड है उसने नेगेटिव नहीं दिया, जो छोटू फंड है उसने नेगेटिव दिया, विच मीन्स इम्पैक्ट वॉज एक्चुअली नॉट एज बैड। इसमें मैंने क्या किया, आई हैव टेकन दी वेटेड एवरेज, यानी जो कॉर्पस साइज है उसका वेटेज लेके अगर हम एवरेज करते हैं, इट कम्स टू 7.33%। सेवन रिपीट व्हाट आई हैव डन हियर। मान लीजिए जो बड़े वाले फंड है 14,000 करोड़, 10,000 करोड़, अगर उसने नेगेटिव दिया होता, और जो छोटू फंड है 179 करोड़ अगर उसने पॉजिटिव दिया होता, तो उतना अच्छा नहीं होता। जो बड़े वाले फंड है उसमें डिफॉल्ट नहीं हुआ, तो वो हिसाब से टेकिंग दिस एज दी वेटेज, the weighted average is 7.33%, so it is not as bad as the simple average of 2%.
which means the impact on the mutual fund industry is not as bad as the simple average which we are used to see. ये हो गया impact of default. So I'm now changing topic. मेरा दूसरा topic है वो है interest rate view. It's a long topic. I'm keeping it very brief. Interest rate का view क्या है? So like I said earlier, RBI is supportive. मतलब RBI is cutting rates, RBI is pumping in liquidity, and the RBI has already said कि whatever it takes मतलब अगर कुछ भी चाहिए होगा तो उसके लिए हम लोग हैं, हम लोग खड़े हैं. That is positive. Low GDP growth rate is positive for yield levels because when GDP growth rate is low in the economy, interest rates also come down. So interest rate coming down means prices going up. ऑयल प्राइस देखो आपने जो भी कल नाटक हुआ WTI नेगेटिव ये वो जो भी वो सब हो गया. ये है इंटरेस्ट रेट व्यू इज पॉजिटिव बट नोट द थर्ड पॉइंट. हैविंग सेड दैट इट इज नॉट एडवाइजेबल टू इन्वेस्ट इन लॉन्ग ड्यूरेशन बॉन्ड फंड्स. उसका रीजन क्या है? देयर वुड बी अ हाई फिस्कल डेफिसिट टू फाइट द सिचुएशन. अभी वो चल रहा है कि देयर वुड बी अनाउंसमेंट ऑफ वन मोर फिस्कल स्टिमुलस पैकेज फ्रॉम द गवर्नमेंट. उसका साइज क्या होगा नहीं मालूम. जो भी उसका साइज होगा फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा तो उसके बाद ज़्यादा गवर्नमेंट बोरिंग आएगा एंड विच मीन्स मोर सप्लाई इन द मार्केट विच मीन्स पोटेंशियली यील्ड्स में go up. Now even though I have said RBI will support the market, RBI support will save the market, but it also means yields may not come down significantly. जैसे आज का 10 ईयर है जो भी है 6.2% है, 6.2% से 6% तक आ सकता है. What I'm saying is that it will not rally significantly from 6.2%. So if that be the case, there is no point in taking exposure to long duration funds. So ये last point जो है RBI may have to do further OMOs to support the government borrowing program. इसका मतलब क्या है? Whenever the fiscal deficit happens and whenever there is an excess government borrowing from the market में जो भी है banks, insurance companies वो लोग तो है ही. उसके बावजूद भी yields बढ़ सकता है. Then RBI will step in. RBI will do more OMOs to buy securities from the market. In fact, एक वो बात चल रहा है कि एक कानून में कहीं पे है जो अभी तक है नहीं कि RBI can buy bonds directly from a primary G-SIB auction. तो नॉर्मली क्या होता है प्राइमरी ऑक्शन में जो भी मार्केट में है बैंक्स है इंश्योरेंस कंपनीज है वो परचेज करते हैं एंड RBI इन अ वे पार्टिसिपेट्स इन दी सेकेंडरी मार्केट. वो हमेशा से है, अभी भी कर रहे हैं. अभी वो बात चल रही है कि इफ RBI buys directly in a primary government security option, वो कानून में अलाउड है, वो करते नहीं है, but if need be शायद RBI ये भी कर सकता है, which means the market will need that support from the RBI, so yields may not rally significantly. ये हो गया इंटरेस्ट रेट व्यू. फिर मैं आता हूँ नेक्स्ट टॉपिक क्रेडिट व्यू. तो जो हमने पहले देखा जो अर्लियर राउंड ऑफ डिफॉल्ट्स ये जो भी था IL&FS, DHFL, ADAG ये सब डिफॉल्ट हो गया. वो जो राउंड था वो राउंड लगता है खत्म हो गया. वो इसलिए कि वो जो राउंड था देयर वाज प्रेशर फ्रॉम गवर्नमेंट, देयर वाज प्रेशर फ्रॉम RBI. अभी जो हालत है अभी प्रेशर कोई नहीं देंगे, RBI प्रेशर नहीं देंगे, गवर्नमेंट प्रेशर नहीं देंगे बिकॉज वी आर इन व्हाटएवर इट इज. द गवर्नमेंट एंड द RBI they are supporting MSMEs. But in spite of this support, in spite of having said whatever that thing is, nobody knows what will the impact of this economic slowdown. ये जो भी slowdown अभी है, क्योंकि इसमें भी क्या हो रहा है, मान लीजिए कोई NBFC ने लोन दिया है, तो जिसने वो लोन लिया है अगर वो कहता है कि हमारे पास पैसा नहीं है, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, हम ये लोन वापस नहीं कर पाएंगे, दैट इज अ हिट ऑन दी NBFC. तो ये जो NBFC के ऊपर हिट आएगा, लोग बोल रहे हैं कि RBI शुड सपोर्ट. यस, RBI शुड सपोर्ट. अभी RBI कितना सपोर्ट करेगा नहीं करेगा, गवर्नमेंट कितना कर पाएगा, दैट इज अ क्वेश्चन मार्क. तो ये एक रिस्क है पर्टिकुलरली ऑन दी NBFC सेक्टर. ये रिस्क बैंक्स के ऊपर भी है, बट बैंक्स बीइंग बैंक्स दे आर ऑन अ हायर पेडेस्टल, सो बैंक्स आर इन अ बेटर पोजीशन टू विथस्टैंड दैट शॉक. म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज में कॉर्पोरेट्स है तो उनका भी बिजनेस अभी थोड़ा ठंडा हो गया है. तो उसमें क्या हो रहा है, उनका रेवेन्यू इनफ्लो कम हो रहा है लेकिन उनका जो पेमेंट है वो भी कम हो गया है. जैसे मान लीजिए कोई स्टील कंपनी है, अगर वो स्टील नहीं बना रहा है, उनका रेवेन्यू नहीं मिल रहा है, लेकिन जो रॉ मटेरियल है उसका भी खर्चा कम हो गया, दैट इज दी सेविंग ग्रेस. तो उनके पास जो भी कैश है, विद दैट कैश दे कैन एटलीस्ट मीट नेक्स्ट फ्यू मंथ्स ऑफ बॉन्ड सर्विसिंग रिक्वायरमेंट्स. तो क्रिसिल का एनालिसिस है, वो बोल रहा है कि जो कंपनीज है मोस्ट ऑफ देम दे हैव फंड फॉर द नेक्स्ट 1 to 3 4 months to meet their debt servicing obligation. But as of now there is lack of clarity कि इसका impact क्या होगा.
So there is a risk on the credit thing. So my next topic is as of now mutual fund में से return कितना मिल रहा है. I am showing only the category, not any particular fund, because I want to remain neutral. I just want to show the category returns. तो ये है 17 अप्रैल तक 1 साल, 3 साल और 5 साल का एवरेज. लिक्विड 1 साल 5.93, 3 साल का 6.57, 5 इयर्स का 6.95. आपके सामने आप ये आंकड़ा देख लीजिए किसमें क्या है. तो इसका निष्कर्ष क्या है, इसमें सबसे हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा नंबर क्या है, वह है बैंकिंग पीएसयू. 1 साल का 9.49, 3 साल का 7.63, 5 साल का 7.90. तो वो अच्छा क्यों है, क्योंकि इसमें डिफॉल्ट नहीं हुआ है. डिफॉल्ट नहीं हुआ है, अप्रूवल भी ठीक है, जो भी ठीक ठाक अप्रूवल है, तो इसमें अच्छा मिला है. फिर देखें क्रेडिट रिस्क -3.12, मतलब इतना डिफॉल्ट हुआ है. 1 साल में ये कैटेगरी का एवरेज है नेगेटिव. 3 साल में जो भी है 2.29%, मतलब क्रेडिट रिस्क में अभी तो हालत खराब ही लग रहा है. तो अच्छे में क्या है, बैंकिंग पीएसयू 1 साल का 9.49, कॉर्पोरेट बॉन्ड 7.8, मनी मार्केट ठीक ठाक है 7.03%. लो ड्यूरेशन देखिए 0.48, मतलब इसमें भी वो हिट लग गया है. तो काफ़ी म्यूचुअल फंड्स में इसमें जो भी था क्रेडिट रिस्क लिया हुआ था, तो एक वो हिट लग गया है. अल्ट्रा शॉर्ट रीजनेबल 6%, शॉर्ट ड्यूरेशन में भी हिट लगा है 4.26%. तो दैट गिव्स अस सम पर्सपेक्टिव कि इसमें क्या अच्छा है. बैंकिंग पीएसयू और कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड अच्छा लग रहा है. सम और फंड कैटेगरीज, जीसेक का देखिए अच्छा लग रहा है. 1 साल का 12.75, 30 साल का 7.53, 5 साल का 8.12. लाइक आई सेड समथिंग अर्लियर, ये जो आंकड़ा है ये देख के जंप मत कीजिए, क्योंकि जीसेक में रैली हो चुका है. जो भी आज का 10 ईयर जीसेक है 6.2 व्हाटएवर इट इज, वो रैली हो चुका है. From this level onwards, potential for further rally is limited. तो अगर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल नहीं दिख रहा है, तभी जीसेक में रिस्क मत लीजिए. स्टे एट द शॉर्टर एंड ऑफ द यील्ड कर्व. जैसे नेक्स्ट लाइन है वो 10 ईयर कांस्टेंट मैच्योर जीसेक फंड 1 साल का 15%, ठीक है, देखने में अच्छा लग रहा है, बट रैली इसमें हो चुका है. डायनामिक फंड भी अच्छा लग रहा है 8.1%. इसमें ठीक है, मतलब आई वुड से शॉर्टर एंड ऑफ यील्ड कर्व, मनी मार्केट फंड, बैंकिंग पीएसयू फंड, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, इसमें सेफ रहिए, रिस्क मत लीजिए. दैट इज ऑल. अच्छा, आर्बिट्राज फंड, इसमें एक कहने वाली बात है. 1 साल का देखिए ठीक है 5.64%, नथिंग बैड. 3 साल का 5.71%. मार्च में क्या हो रहा था, मार्केट में ये जो अपॉर्चुनिटीज है, अपॉर्चुनिटी यानी कैश फ्यूचर आर्बिट्राज स्प्रेड, ये स्प्रेड एकदम ही कम हो गया था और ये स्प्रेड नहीं मिल रहा था. इसीलिए 1-2 फंड हाउसेस ने इसमें पैसा लेना बंद कर दिया था, फिर उन्होंने फिर बाद में ओपन किया. तो द पॉइंट इज आर्बिट्राज फंड इज नॉट अ लिक्विड सब्स्टिट्यूट. इसमें पैसा लगाइए, जो भी इसका एफिशिएंसी है ठीक है, टैक्स एफिशिएंसी 1 साल में है, बट इट इज नॉट अ लिक्विड सब्स्टिट्यूट. होराइजन शुड बी, जो भी है 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, ये होराइजन लेके आर्बिट्राज फंड में इन्वेस्ट कीजिए, नॉट एज अ लिक्विड फंड सब्स्टिट्यूट. तो फंड अच्छा है, आपको समझना है इस फंड में क्या हो सकता है. ये जो स्प्रेड है, कैश फ्यूचर्स आर्बिट्राज स्प्रेड, ये स्प्रेड जब कम हो जाएगा, आर्बिट्राज फंड का रिटर्न्स भी कम हो जाएगा. ओके, ये जो आंकड़ा है ये है फंड मूवमेंट. टाइम लगेगा, इसमें काफी सारे नंबर्स है, अब ध्यान से देखिए इसको. ये है मार्च का फंड मूवमेंट. तो मार्च में कितना था, 11.5 लाख करोड़ इन दीज डेट फंड्स, ओपन एंडेड डेट फंड्स. इसमें देखिए जो येलो बैकग्राउंड है लिक्विड फंड, लिक्विड फंड में से 1.1 लाख करोड़ का आउटफ्लो हुआ. लेकिन क्या है, लिक्विड फंड में से हर मार्च में आउटफ्लो होता ही होता है, बिकॉज ऑफ दिस कॉर्पोरेट एडवांस टैक्स पेमेंट्स. दैट इज नथिंग वेरी अनयूजुअल. और एक देखिए जो ओवरनाइट फंड्स है उसमें जम के इन्फ्लो हुआ था. लाइक आई सेड अर्लियर, people were perceiving safety in overnight fund. It is correct because overnight will not give a negative. इसमें जम के इन्फ्लो हुआ. इसमें है कितना, 80,000 करोड़. और ये 80,000 करोड़ जो पैसा है ओवरनाइट फंड में, उसमें 26,000 करोड़ सिर्फ मार्च में आया था. और इसमें ऑब्जर्व करने वाली क्या बात है, देखिए जो भी कैटेगरीज है, बाकी कैटेगरीज है, अल्ट्रा शॉर्ट, लो ड्यूरेशन, मनी मार्केट, फ्लोटर फंड, जो भी फंड्स है, क्रेडिट रिस्क फंड, सभी कैटेगरीज में से आउटफ्लो हुआ है. तो जो भी था, क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस, लोग सोच रहे थे क्यों नेगेटिव दे रहा है, भाग जाएंगे, एंड ऑल दोस थिंग्स, ये सब के चलते ये आंकड़ा देखिए, exit from non-liquid funds in March was 1.12 lakh crore.
यानी लिक्विड फंड छोड़ के जो बाकी डेट फंड्स है उसमें जो भी आउटफ्लो हुआ था वो जोड़ के कम्स टू 1.12 लाख करोड़, और ओवरनाइट फंड में 0.26 लाख करोड़ का इनफ्लो हुआ। तो एक छोटा मोटा फिगर छोड़ के व्हाट वी गैदर इज कि मार्च में अप्रोक्सीमेटली 0.85 लाख करोड़ का इंडस्ट्री में से आउटफ्लो हुआ बिकॉज व्हाट एवर नेगेटिव रिटर्न्स, नेगेटिव सेंटिमेंट्स एंड ऑल दिस थिंग्स। थोड़ा और देखते हैं फंड मूवमेंट। ये है हाइब्रिड फंड्स। इसमें देखिए सबसे बड़ा जो आंकड़ा है आर्बिट्रेज फंड, ये देखिए जो येलो में हाईलाइट किया मैंने, -33,000 करोड़ आर्बिट्रेज फंड में से जम के आउटफ्लो हुआ। बट आई टेल यू देयर इज नथिंग रॉन्ग इन आर्बिट्रेज फंड्स। खाली क्या है कि अगर एक महीना आपको खराब दिखे इसका मतलब ये नहीं कि वो फंड कैटेगरी खराब है। यू कम टू आर्बिट्रेज फंड द होराइजन ऑफ व्हाटएवर 3 मंथ 6 मंथ 1 ईयर। उसका रीजन क्या है? ये जो मार्केट में साइकिल्स है, ये जो स्प्रेड है कैश फ्यूचर आर्बिट्रेज, कभी कम होता है कभी ज़्यादा होता है। सो इफ यू आर देयर फॉर 1 ईयर, ये जो साइकिल्स है ये मोटा मोटा कवर ऑल दिस साइकिल्स and more or less get the average of 5.5 or whatever 6% that return you more or less get. ये जो आउटफ्लो दिख रहा है 36,000 करोड़, इसमें से सिर्फ आर्बिट्रेज कैटेगरी में 34,000 करोड़ का आउटफ्लो हुआ था। बट एज आई सेड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन द आर्बिट्रेज फंड कैटेगरी। ओके, सो नाउ वी कम टू व्हाट टू डू। बाय द वे जो मेरा प्रेजेंटेशन है वो छोटा ही है। मैंने इसलिए रखा है कि वी विल हैव मोर टाइम फॉर क्वेश्चन आंसर। आपसे बात करने का ज़्यादा मौका मिलेगा, इसलिए मैंने ये प्रेजेंटेशन छोटा ही रखा है। सो वी कम टू व्हाट टू डू नाउ। सो लाइक वी डिस्कस्ड, फॉर फ्रेश डिप्लॉयमेंट स्टिक टू बेटर क्रेडिट क्वालिटी फंड्स। तो ये क्या है? बैंकिंग PSU फंड बिकॉज 80% इज पेपर्स इशूड बाय बैंक्स एंड PSUs। कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स बिकॉज 80% इज गुड क्वालिटी पेपर्स। एनी शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, एनी मनी मार्केट फंड, आप पोर्टफोलियो क्वालिटी देख लीजिए। अगर आपको पोर्टफोलियो क्वालिटी देख के कॉन्फिडेंस आ रहा है तो उसमें इन्वेस्ट कीजिए। एंड ऑल्सो अवॉइड ड्यूरेशन रिस्क। लाइक आई सेड, रैली हो चुका है, 10 ईयर जो भी 6% हो चुका है, इसमें से रैली थोड़ा बहुत हो सकता है बट नॉट टू मच। सो अवॉइड ड्यूरेशन रिस्क, अवॉइड क्रेडिट रिस्क। जो भी फंड आपको अच्छा लग रहा है पोर्टफोलियो क्वालिटी देख लीजिए और वो देख के इन्वेस्ट कीजिए। अभी आप जो भी इन्वेस्ट करेंगे उसका लॉजिक क्या है? It is a good time to invest, and I'm saying this not for just for the sake of saying, and there's a logic to it. ये देखिए, the spread between repo and corporate bond is much on the higher side now. अभी repo कितना है? 4.4%। तो आप देखें हिस्टोरिकली the spread between repo of 4.4 और जो 10 ईयर जैसे कि अभी 6.2 तक आ गया है, मान लीजिए 6.4 है जो भी है, तो 2% का स्प्रेड है और 1.8% का स्प्रेड है। Historically, if you take last 10, 15, 20 years का average, the average between repo rate and 10-year government security, the average is 1% to less than 1%. ये जो है 1% to less than 1% जो historical average है, उसके सामने आज के दिन approximately 2% का spread है। तो ये हो गया spread between repo and government security, और between corporate bond and government security is another round of spread, मान लीजिए 1% है। तो ये जो स्प्रेड है बिटवीन repo rate and corporate bond, that is much on the higher side now, which means today whatever yield levels we see is a good level to enter. तो RBI ने जो रेट कट किया है इसका इम्पैक्ट ठीक है, कभी तो आएगा, आज नहीं कल नहीं तो 1 साल बाद वो आएगा। तो दैट वे whatever yield levels or whatever YTMs you see in the various portfolios, that is a good level to enter. और ये जो मैंने डिस्क पता लार्ज गवर्नमेंट बॉन्ड सप्लाई कमिंग, यस फिजिकल डिफिसिट होगा, गवर्नमेंट बॉन्ड सप्लाई आएगा, RBI is there to support. So maybe gradually 6 months, 1 year वो टाइम लगेगा। तो that is the positive. This is the last slide of my content, then I'll come to a question. Somebody was raising his hand, then I will come to questions. आप जो भी फंड्स बेच रहे हैं, बेचने से पहले विल कंपेयर। तो जो भी आपको फंड हाउस अच्छा लगता है, जो भी 5, 10, 15 फंड हाउस के साथ आप काम करते हैं, उसका कंपैरिजन के लिए ये एक टैबलेट है, ये एक कैप्सूल है। वो देख लीजिए, जैसे मान लीजिए बैंकिंग PSU फंड है, वो फंड का स्ट्रेटेजी क्या है, वो किस में इन्वेस्ट करता है, कौन से पेपर में, उसका ड्यूरेशन मतलब क्या है। एक जो आपको दिख रहा है पोर्टफोलियो में ड्यूरेशन मैच्योरिटी 3 साल का है, कितना साल का है, और एक इसमें वो है देखना है कि व्हाट इज द फंड हाउस ऑब्जेक्टिव, मतलब उनको क्या करना है। क्रेडिट क्वालिटी वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। इंडिकेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, लाइक आई सेड, आर्बिट्रेज फंड, it is not a 1 month product, it is a whatever 6 month 1 year product। वो देख लीजिए
की बेनिफिट, मतलब ये फंड में इन्वेस्ट किया तो आपको क्या मिलेगा. फॉर एग्जांपल बैंकिंग म्यूचुअल फंड यू गेट गुड पोर्टफोलियो क्वालिटी, arbitrage fund you get more or less 5.5-6% return and tax efficiency, वो सब देख लीजिए, और exit load. So this is about my content. I will just take some more time from you, just a brief thing about myself, then we will open up for questions. जैसे मिलिंद भाई ने कहा कि I worked for 25 years formally, that was till 2016. तो पिछले 3-3.5 साल मैं नौकरी छोड़ दिया. I'm working as a freelancer. I'm doing trainings and certain other things. I write for various media like Mint, Money Control, Financial Express, Business Alert, ET Online, Cafe Mutual, and all these. I do trainings for various organizations. And very quickly, I will just tell you, ये मेरा 4 books है. जो पहला वाला है वो है फिक्स्ड इनकम, डेट मार्केट के बारे में है. सेकंड जो है म्यूचुअल फंड यानी डेट म्यूचुअल फंड. थर्ड जो है ओपन योर आइज, वो नॉन फाइनेंस का है, ओपन योर आइज कलेक्शन ऑफ 100 शॉर्ट स्टोरीज. और फोर्थ जो है वो है वेल्थ मैनेजमेंट. दिस वेल्थ मैनेजमेंट बुक इज मेंट फॉर इन्वेस्टर्स, और अभी जब मैं इसमें काम कर रहा हूँ, फिफ्थ का जो है वो वेल्थ मैनेजमेंट का ही है, बट इट इज मेंट मोर फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स. So that's about my content. Before we open for questions, I'll just make 2 points. जो questions रहेगा, of course we are friends, you can ask me anything. You ask me more on the concepts than funds. because funds में क्या है ना, वो fund और ये fund और ये वो, that goes into a different spin. So we'll rather discuss AMCs generally more on a no name basis. And second point is कि I think this video, I think the video is being recorded और इसका upload होगा. I think Milind bhai will upload this on the YouTube channel. So normally I don't share my PPT as such, but anyway ये जो video है उसमें वैसे भी ये जो presentation है उसमें दिख रहा है, तो आपको वो link में से ये presentation दिख जाएगा. So that is the initial thought from me. We'll open for questions. Thanks a lot, sir. बिफोर स्टार्टिंग क्वेश्चन एंड आंसर, मैं 2 बातें यहाँ पे बताना चाहूंगा कि देखो दोस्तों, डेट ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको एक दिन में कभी समझ में नहीं आएगा. उसके लिए आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा. तो जॉयदीप सर से एक 1-to-1 डिस्कशन के बाद में हम लोग एक पॉइंट पे एग्रीड हुए हैं कि ही इज ऑल्सो कंडक्टिंग 1 डे फुल सेमिनार. तो हम लोग कुछ इसके बारे में सोच रहे हैं. तो प्लीज एक सजेशन दीजिए मुझे अपने चैट बॉक्स में कि आर यू ऑल रेडी टू टेक 1 डे सेमिनार ऑनलाइन, जिसमें हम पूरी चीजें समझ पाए. हमको बेसिक से पूरा डिटेल मिलेगा, क्योंकि डेट ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों, आप सबको मालूम है कि इसमें बड़ा पैसा आता है, लेकिन हमको ज्यादा डिटेल में नहीं मालूम है, बिकॉज इट इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट. यस. So friends, yes, we are working on it. और प्राइमरी डिस्कशन में हमने ऐसा म्यूचुअली तो डिसाइड मैंने आपके पूछे बगैर ही कर लिया है. So once we get the final details, we will get back to you. और ये ऑनलाइन सेशन करेंगे हम लोग. Of course, it will be not free. Actually, जैसे मेरा मानना है कि freedom is not free. तो we are working on it और आप सबको बता देंगे. और ऑनलाइन सेशन रहेगा तो डेट एक दिन में नहीं पढ़ा जाएगा, तो we will मतलब उसको 2 पार्ट में करेंगे. आधे दिन का एक सेशन करेंगे. तो yes, that's good. Great Rishabh. Okay, some more feedbacks required, friends, so that we can move ahead. Yes. Yeah. Jaydeep, Okay. sir. Yes, sir. What is your view on balanced fund? Somebody asking question, sir. BF fund, huh? Yeah. BF fund generally, if you look at the current. Not sir, balanced funds. Balanced funds. Okay. So देखिए, जो पहले समय में बैलेंस फंड्स हुआ करता था, अभी उसको हो गया एग्रेसिव हाइब्रिड फंड. यानी जो पहले का था कि 65% और मोर इन इक्विटी फॉर द इक्विटी टैक्सेशन, अभी सेबी के हिसाब से वो क्या हुआ है, 2 कैटेगरी सेबी ने कर दिया. एक है सिंपल हाइब्रिड फंड व्हिच इज लाइक डेट टैक्सेशन, उसमें कोई एएमसी का कोई फंड है ही नहीं. जिसमें फंड्स है एएमसीज का वो है एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, उसमें 70 to 80% होता है इक्विटी में. तो उसमें ऐसा कुछ खराब नहीं है, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट समहाउ माय व्यू इज इफ यू डू अ फोकस्ड एलोकेशन इट इज बेटर. उसका रीजन क्या है? अगर आप फोकस्ड एलोकेशन करेंगे, आप जो भी इक्विटी फंड ले रहे हैं, आपको मालूम है कौन सा फंड है, जैसे लार्ज कैप है, मल्टी कैप है, स्मॉल कैप है, बिग कैप है, आपको मालूम है.
लेकिन जो बैलेंस्ड फंड है उसमें सेबी का कोई रूल नहीं है, यानी कि इट बिकम समवॉट लाइक अ मल्टी कैप। तो अगर आपको मल्टी कैप ही लेना है तो आप इक्विटी मल्टी कैप फंड लीजिए, या अगर आपको लार्ज कैप अच्छा लगता है तो आप लार्ज कैप लीजिए इक्विटी में। और जो डेट कंपोनेंट है उसमें भी बैलेंस्ड फंड में सेबी का कोई रूल नहीं है। तो अगर आपको डेट में जो भी अच्छा लगता है, क्रेडिट रिस्क अच्छा लगता है, ड्यूरेशन रिस्क अच्छा लगता है, गुड क्वालिटी अच्छा लगता है, बैड क्वालिटी अच्छा लगता है, यू कैन टेक योर पिक, विच मीन्स इफ यू टेक अ सिंपल बैलेंस्ड फंड, आप किस में इन्वेस्ट कर रहे हैं इज एंटायरली अप टू द फंड मैनेजर। whereas if you do a focused like 70 equity 30 debt, you can choose the fund which you are liking, तो आपके हिसाब से आप वो पिक कर सकते हैं। तो I think from that point of view focused allocation is better. Okay. Sir, next question from Mohit Dal. Mohit, ask your question. Good evening, sir, and very wonderful session, sir. Thank you. सर मेरे को 2-3 चीज़ें इंटरेक्ट करनी है। जैसे मैं इंडस्ट्री में अभी न्यू हूँ, तो जो आपने आज प्रेजेंटेशन दी LTRO इन सब पे, उनको हम कैसे इंटरेक्ट करेंगे कि कौन सा फंड देना है? ये सब जो RBI ने किया है, इनका शॉर्ट टर्म इफेक्ट पड़ेगा, आई थिंक सो, मेरे हिसाब से, मैं इतना नहीं जानता। तो वो हमें किस फंड पे कितना इफेक्ट पड़ेगा, तो वो समझना है, उसके लिए क्या करें सर? Okay, let me give you a blunt answer. Don't mind, हाँ? I'm telling you bluntly this thing. बुरा मत बनिए। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है ना, मार्केट में रोज कुछ ना कुछ होते रहता है। RBI कुछ कर रही है, कुछ कंपनी में कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। ये समझने के लिए और इसमें रिएक्ट करने के लिए फंड मैनेजर बैठे हैं। अब ज़्यादा उसके लिए वो मत कीजिए, आप सिंपली ये समझ लीजिए कि मार्केट में आज के दिन जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए RBI सपोर्ट कर रही है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, RBI बीइंग सपोर्टिव और जो भी बैकग्राउंड है आज के दिन विच फंड यू शुड सिलेक्ट, कि इफ यू वांट टू डू एग्जैक्ट दिस थिंग कि RBI ने ये किया तो बैंकिंग पैसे में इतना इम्पैक्ट होगा, ड्यूरेशन में इतना इम्पैक्ट होगा, वो करना बहुत ही मुश्किल है, वो छोड़ दीजिए। आप सिर्फ ये देखिए कि आज के हालात में which fund should you choose for your client. So as I said earlier, my pick is at the shorter end and good quality funds. Don't take duration risk, don't take credit risk. जो भी अच्छे क्वालिटी का फंड है, मनी मार्केट फंड हो, बैंकिंग PSU फंड हो या कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड हो, अच्छा क्वालिटी देख के आप पिकअप कर लीजिए। पॉइंट नंबर 1। नेक्स्ट पॉइंट, अनदर पॉइंट, आई जस्ट मेक वन लास्ट पॉइंट अबाउट दिस। क्या होता है ना, व्हेन यू मीट क्लाइंट्स, कभी-कभी देखेंगे देयर आर सम क्लाइंट्स हु आर आस्किंग वेरी एडवांस्ड क्वेश्चंस, ठीक है, चाहे उसका फंड में इम्पैक्ट हो या ना हो, बट सिंस यू आर द एडवाइजर यू हैव टू बी वन लेग अप। तो उसके लिए यू ऑल्सो हैव टू बी अवेयर ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन इन द मार्केट सो दैट यू साउंड नॉलेजेबल इन फ्रंट ऑफ योर क्लाइंट। उसके लिए आपको करना क्या है, यू सिंपली फॉलो द मार्केट, जो भी हो रहा है। कुछ अखबार पढ़ रहे हैं, वो टीवी में आके वो मैडम चिल्लाती रहती है, फिर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें इतना कुछ पोस्ट हो रहा है। अब ये मोटा मोटा ध्यान में रखिए कि कहाँ पे दुनिया में क्या हो रहा है, सो दैट यू आर अवेयर ऑफ द बेसिक्स, so that in front of the client you sound knowledgeable. So do you agree with me what I said? Yes, I agree. Sir, एक छोटा सा एक और पूछ सकता हूँ शिवा सर? Sure. Yeah, carry on. जैसे सर आपने अभी गाइड किया बहुत अच्छे से, मैं जैसे लीप कोड फंड है, लो ड्यूरेशन है, तो इनमें गुड क्वालिटी देख के इनमें इन्वेस्ट कर दूं और स्टे इन्वेस्टेड रहूं। मतलब जैसे आपने टाइम होरिजन बताया, जैसे आप बोलो मनी मार्केट में 6 महीने रुकना है, 3 महीने रुकना है, उसमें अगर रुकना है तो रुको, उसके बाद आपको एग्जिट करना है तो भले करो, कोई दिक्कत नहीं। Is it right or not? Okay. I'll make a very broad point. It's a very broad thing. What is mutual fund? A mutual fund is a vehicle for long-term wealth creation. खाली हम लोग इस चक्कर में पड़ते हैं 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, ये वो जो मैंने बताया ना, आर्बिट्राज फंड का उसका रीजन है। पिछले कुछ मतलब व्हाटएवर 6 महीने से कई लोग मुझे पूछ रहे हैं कि इज आर्बिट्राज फंड अ लिक्विड फंड सब्स्टिट्यूट। आज किसी ने नहीं पूछा, बट लेकिन लोग पूछते रहते हैं। मैंने इसलिए कहा कि आर्बिट्राज फंड इज नॉट अ लिक्विड फंड सब्स्टिट्यूट। आर्बिट्राज फंड का होराइजन होना चाहिए जो भी है, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल होना चाहिए। बट इफ यू फॉरगेट दैट पॉइंट, ब्रॉडली म्यूचुअल फंड क्या है, आप क्लाइंट से बात कीजिए, क्लाइंट का जो भी पैसा है उनसे कहिए यू इन्वेस्टेड फॉर व्हाटएवर 5 साल, 10 साल, 15 साल जो भी है, बिकॉज इट इज अ व्हीकल फॉर योर वेल्थ क्रिएशन, फॉर योर फाइनेंशियल गोल्स। जो भी आपका रेशियो है, इक्विटी में 70, डेट में 30 और व्हाटएवर जो भी आपका रेशियो है, वो रेशियो देख के आप इन्वेस्ट कर दीजिए और भूल जाइए। रिव्यू करिए, ऐसा नहीं कि रिव्यू मत करिए, जो भी है क्वार्टरली रिव्यू आप करिए एंड दैट्स अबाउट इट। ऐसा नहीं कि आपको चेंज एवरी डे, आपने आज ही सोच लिया कि इन्वेस्ट किया तो कल निकल आए, नहीं, ऐसा मत सोचिए। इन्वेस्ट विद अ लॉन्ग टर्म होराइजन। Yes.
Sir, next question from Deepak, sir. Yes. आवाज नहीं आ रही है. By the way, I can't see the chat box. I can only hear people. चलेगा? Yeah, you close your PPT, sir, so that you can see everything. PPT ने minimize कर दिया, but ठीक है. इसको मैं close भी कर देता हूँ. Yeah. Jaideep ji, namaskar. It is our privilege to meet such a intelligent person knowing debt, and you have made a very crisp presentation for us. Thank you so much. I have 2-3 questions. Sure. Can you hear me? Yeah. Now I can even see the chat box. Yeah. So one thing is about the papers which are going to mature henceforth in the funds, mutual funds, and how will they be treated? Because there is a moratorium or other things given by the RBI for NBFs, I mean for the banks and other things. But in a mutual fund, if there's a paper which was going to mature on 20th or it is going to mature on 31st, and if the people are not honoring it, or how would the valuations be taken in that account? Okay, so two parts to this. जो पहला पार्ट है वो है रिस्क का. तो एज आई सेड अर्लियर, रिस्क तो है. रिस्क क्या है? मान लीजिए कोई एक म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में कोई एक एनबीएफसी है और वो एनबीएफसी ने लोगों को लोन दिया है, और जिन लोगों को एनबीएफसी ने लोन दिया है वो कह रहे हैं कि हमारा तो हालत खराब है, हमारे पास काम नहीं है, हम पैसा कैसे देंगे एंड ऑल दिस थिंग्स. तो उसके चलते अगर वो एनबीएफसी ने पैसा रीपे नहीं किया टू दी म्यूचुअल फंड, वो रिस्क तो है. But yes, having said that, हाल तो उतना भी खराब नहीं है. In fact, I can mail it to Milind bhai. There is a study by CRISIL. CRISIL ने क्या कहा है कि रिस्क तो है, but on a broad estimate, companies have like 1 month, 2 month, 3 month, 4 month of servicing ability. उसका मतलब क्या है कि जो भी bond maturity आ रहा है अगला 1, 2, 3, 4 महीना में, most companies have that cash to pay. So we keep our fingers crossed कि कोई default ना हो. The second part of your question is valuation. Valuation में क्या है? Now things have become very straightforward. There are two SEBI approved valuation agencies, which is CRISIL and ICRA. And now the entire mutual fund follows this valuation, this thing. So every day for every ISIN, मतलब ISIN, International Securities Identification Number, for each and every ISIN, CRISIL ICRA gives the valuation and the mutual fund industry follows the guideline. तो जो भी उन्होंने वैल्यूएशन दिया तो वैसे हो जाता है. सो इट इज लाइक दिस के मान लीजिए 13th में कोई एनबीएफसी का पैसा ड्यू है और वो पैसा नहीं दे पाया, तो उसका डाउनग्रेड कितना करना है और उसका वैल्यूएशन क्या होगा, दैट डिसीजन इज विद CRISIL ICRA. वो जो वैल्यूएशन देंगे दैट दी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री विल फॉलो. जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, जैसे मान लीजिए DHFL आज के दिन वो डी है, डिफॉल्ट में है. सिर्फ CRISIL ICRA से उसका वैल्यूएशन है मान लीजिए 50% एज एन एग्जांपल, तब 100 रुपए के सामने 30 रुपये. तो 100 रुपए के सामने 30 रुपया, दैट इज द वैल्यूएशन बीइंग फॉलोड बाय द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री लार्जली. Have I answered the question? Yeah, thank you so much. I have a couple of questions. Now, suppose we have already invested in creditors' funds from last 3-4 years, and the situation is we really do not know what papers they are valued at what rate, and some of the creditors' funds are showing YTM of 12 to 13% at this moment, if you agree. And if we get out, we will be conducting a permanent loss. If we get out now from them, we will be incurring a permanent loss. Would you advise that we switch over from public sector funds, which you are saying, and then take a permanent loss and continue to get lower rate, which is prevalent now? What would be your advice? It's a very important question. There are 3-4 points here. One is the holding period. Any debt fund, if you are holding for 3 years in the growth option, 3 साल में that has become tax efficient. Point number 1. Point number 2, the important part about portfolio quality. Portfolio quality में क्या है, जो आपके पास जो फंड का होल्डिंग है उसकी क्वालिटी देखिए, and the higher the portfolio yield, the higher is the risk. यानी किसी क्रेडिट फंड का yield अगर से 9% है तो ठीक है, एक रिस्क है. किसी का yield 12% है तो उसमें रिस्क ज़्यादा है. किसी का और yield 16% है तो उसका रिस्क और भी ज़्यादा है. ये ध्यान में रखना है, स्टडी कीजिए. और एक मैं नाम नहीं लूँगा, एक AMC है, उसमें देखिएगा most of their debt funds are carrying a negative current asset. ये फंड का negative current asset. Normally, if you see like 1, 2, 3% negative current asset, तो ठीक है, that's accounting and accounting investment. If you see like 8%, 12% negative current asset, वो क्या है? That is facing redemption pressure.
and to meet the redemption pressure they are availing of loans. ऐसा होता है. As per SEBI rule, a mutual fund can take up to 20% loan to meet redemption pressure, which means वो fund का हालत खराब है. Which means net सब कुछ देख के अगर वो fund के पे confidence नहीं आ रहा है, then you may take a gradual exit call. मतलब 3 साल हो गया, portfolio खराब लग रहा है, नेगेटिव करंट ऐसा जो भी है 10% है, पोर्टफोलियो में कॉन्फिडेंस कम है, तो उससे निकाल के ग्रेजुअली यू में गो ऑन टू सम अदर गुड क्वालिटी फंड. और अगर उसमें आपको कॉन्फिडेंस लग रहा है, आप देखिएगा कि कोई क्रेडिट रिस्क फंड है जिसमें अभी तक डिफॉल्ट हुआ ही नहीं, अभी तक कोई डिफॉल्ट नहीं हुआ, पोर्टफोलियो क्वालिटी ठीक ठाक लग रहा है, फंड हाउस पे कॉन्फिडेंस है, तो ठीक है, यू माइट टेक अ कैलकुलेटेड रिस्क एंड यू माइट डिसाइड टू कंटिन्यू. इट्स अ केस टू केस थिंग if you are getting confidence on that particular credit risk fund. Thank you. One more last question, sir. Yeah. There is a 15 question in the line. Yeah. At the moment, what is the risk reward ratio compared to equity versus debt? Which would you suggest, please? See, honestly, should not compare. Market में fund manager लोग क्या करते हैं? Fund managers they have a very ballpark thing. It is like inverse of 10-year or inverse of P ratio. जैसे मान लीजिए आज के दिन अगर निफ्टी या सेंसेक्स का पे रेशियो है 16 एज एन एग्जांपल, यू डू 1/16. एक मिनट, जस्ट लेट मी डू दिस थिंग. आपके पास भी वो होगा ना, एक मिनट. 1/16 इज 6.2%, और आज के दिन 10-year गवर्नमेंट यील्ड भी 6.2% है, which means now they are in a way they are equally valued, but that is more from a fund manager's perspective. What you should do is to your allocation, क्योंकि future nobody knows. So whatever the basic theories of financial and wealth management वो follow कीजिए. प्लानर से बात, जो भी उनका बात कीजिए, horizon है, जो भी उनका risk का budget है, allocation ratio है, you just follow that thing, because actually कौन सा asset कितना देगा nobody knows. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. And next question from Mohinder Singh. Jagdeep ji, good evening. Good evening. मेरा क्वेश्चन है बैलेंस एडवांटेज फंड के रिगार्डिंग. बैलेंस फंड के बारे में आपने बता दिया है, क्योंकि बेसिक जब भी कोई क्लाइंट बैंक में जाता है नॉर्मली, तो उसको बैंक वाले बैलेंस एडवांटेज फंड और डिविडेंड ऑप्शन दे देते हैं. नॉर्मली मेरे पास काफी क्लाइंट हैं अभी, तो उसके बारे में थोड़ी और एक मेरे को बेसिक डिटेल चाहिए. कोई भी आईएफए ने अगर किसी भी क्लाइंट का डेट फंड लगाना है तो बेसिक चीजें जैसे ड्यूरेशन, उसका रिस्क एपेटाइट, किन चीजों की तरह वो उसका ध्यान रखे इन शॉर्ट में. So on the first point, ये जो है ना BAF fund 1% dividend, that is a mis-selling. It is a wrong way of selling mutual fund. तो बीच में एक पीरियड था कि सर देखिए इसका रिकॉर्ड देखिए, ये फंड हर महीना 1% डिविडेंड देता है, तो एक साल में 12% हो गया, इतना तो मिलना ही मिलना है, तो ये अच्छा है, इसमें इन्वेस्ट कीजिए. बट दैट इज नॉट द वे टू लुक एट म्यूचुअल. म्यूचुअल फंड इज देखिए ये रेफर का बंसी में बच गया. म्यूचुअल फंड इज अ व्हीकल फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, ये डिविडेंड क्या है, लोग ये चीज़ भूल जाते हैं कि डिविडेंड इज योर मनी कमिंग बैक टू यू. मतलब क्या है, अगर वो फंड ने डिविडेंड नहीं दिया होता, अगर आप ग्रोथ ऑप्शन में रहते, that money would have remained in the fund. You can redeem any day which you want, and you would have got more returns because the money remaining in the fund, the money would have earned for you for a longer period of time. तो क्या होता है ना, जो लोग फाइनेंस बैकग्राउंड के नहीं थे उनको साइकोलॉजी लगता है कि बोनस मिल गया, कांग्रेचुलेशन, ये बोनस मिल गया, ऐसा कुछ नहीं है. Dividend is your money coming back to you. So in a way, I would say dividend is a misnomer. If you want regular flows, use SWP. आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि दूसरा तो बेसिक है, व्हाट आर द बेसिक पैरामीटर. हाँ आई नो बेसिक पैरामीटर. तो बेसिक पैरामीटर क्या है, कोई भी फंड का पोजीशन में देख लीजिए. ऐसे जो एवरी कैटेगरीज है, देयर आर 16 डेट फंड कैटेगरीज, वो देख लीजिए, और वी कैन कवर इन दिस सेशन व्हिच मिलन भाई सेड. तो वो व्हिच फंड दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू, ये फंड का ये नाम है, इज इट अ शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, इज इट अ क्रेडिट रिस्क फंड, इज इट अ बैक इंक्लूसिव फंड, वो देख लीजिए, उसका पोर्टफोलियो मैच्योरिटी देख लीजिए, पोर्टफोलियो क्वालिटी देख लीजिए, और जो भी है एग्जीक्यूट वगैरह वो देख लीजिए. पोर्टफोलियो क्वालिटी, पोर्टफोलियो मैच्योरिटी एंड द पोजीशनिंग स्ट्रेटजी ऑफ द फंड वो देख लीजिए. Yes sir. Next question from Ravikant Soni. हेलो सर. यस सर मुझे आपसे ये पूछना था कि
अभी जिन भी स्कीम्स ने यस बैंक का जो साइड कर दिया है, सेग्रीगेट कर दिया है पोर्टफोलियो को, तो इस केस में सर क्या करना चाहिए हम लोग को? उन स्कीम से अभी निकल जाने, जैसे कई सारे क्रेडिट स्कीम्स और हाइब्रिड फंड्स है जिन्होंने सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो बना दिया है इसका यस बैंक का, तो इस कंडीशन में सर यहाँ से निकल जाना चाहिए हम लोगों को या क्या करना चाहिए सर? थोड़ा इसके बारे में समझना चाह रहा था। तो इसमें क्या है, जो भी फंड में साइड पॉकेटिंग हो चुका है उसमें से निकलना आसान है। आसान है इन द सेंस कि अगर वो साइड पॉकेट दे क्या होता और अगर आप एग्जिट किए होते, दैट मीन्स यू आर गिविंग अप योर चांस ऑफ रिकवरी। मतलब बाद में कुछ रिकवरी होता भी है, यू आर गिविंग इट अप, बट अगर वो साइड पॉकेटिंग हो गया, अगर आप मेन फंड से, गुड फंड से निकल भी गए, बाद में जब रिकवरी होगा तो आपको पैसा मिलेगा। इट इज दैट मच इजियर नाउ। एंड ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ येस बैंक, ये मामला भी कहाँ पे है, ये येस बैंक का जो 81 परपेचुअल बॉन्ड है, वैसे तो राइट ऑफ हो चुका है, बट मामला भी है बॉम्बे हाई कोर्ट में। तो 2-3 केसेस है। एक उनका जो ट्रस्टी है, एक्सिस ट्रस्टी, उन्होंने केस किया है, और बाकी 2 कॉर्पोरेट उन्होंने इंडिपेंडेंटली केस फाइल किया है। तो केस चल रहा है, इसमें होप कितना है पता नहीं, लेकिन जो जिन लोगों ने लॉस सफर किया है वो लोगों ने केस फाइल किया है। देखते हैं अगर कुछ उसमें से रिकवरी होता है तो। Now to answer your question, जो फंड में साइड पॉकेटिंग हो चुका है, जो उसका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है, अगर आपको उसमें कॉन्फिडेंस लग रहा है तो रखे रहिए, और अगर उसमें कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा है तो यू कैन एग्जिट। Okay. Next question from Wealth Investment. Wealth Investment. Sir, good evening. Thank you for the session. Thank you. Sir, as you discussed, we had this liquid fund negative returns for some time in March. So we know that this is actually temporary because of the liquidity issues. But the issue is that a lot of clients who are actually who's informed clients who read the newspapers, and the confidence in liquid has gone. So my question is that what are the chances that this kind of situation arises further in liquid funds, basically on liquidity stress and credit quality issues? Do you see any credit quality issues in the liquid funds in the Indian industry? And how is this liquid funds volatility and liquidity going to change from May 1st onwards? Okay, so there are 2-3 things in this. If the client's mandate is it should never give negative returns, then overnight fund, because overnight funds will not give you a negative return. On the other thing, if you have a horizon of whatever, 1 साल 2 साल 3 साल का अगर horizon है, then the client should not worry. You have to guide the client accordingly. मान लीजिए कोई अच्छा फंड, बैंकिंग फंड में आपने इन्वेस्ट किया, मार्केट में कुछ मूव हो गया, मार्केट में यील्ड्स बढ़ गया और एक दिन इसमें नेगेटिव दिखा भी दिया, so the client should not worry. ठीक है, एक दिन दिया तो ठीक है. Over a period of time, there is an accrual. Over the period when yields come down gradually, returns should improve. Your other thing was what is the possibility? Possibility is there. क्या है? As of today, what is the mark-to-market rule? आज का दिन market का rule क्या है? Anything of maturity more than 30 days is subject to mark-to-market. actually mark-to-model बोलते हैं उसको. The mark-to-model given by CRISIL and ICRA. From 1st May, it will become for all. Any security of any maturity is becoming subject to mark-to-market or mark-to-model. तो volatility may increase little bit. तो ये जो है, ये possibility रहेगा. कभी मार्केट में कुछ extreme कुछ हो गया, liquid fund फिर से negative दे भी सकता है. But tell your customer not to worry about this 1 or 2 day kind of thing. And if the client is very conservative, then keep an overnight fund and keep the balance in equity. क्योंकि equity वालों को मालूम है कि ये negative दे सकता है. लेकिन पता है लोगों का समय दिमाग में आ जाता है कि वो कभी नेगेटिव दे नहीं सकता है. Sir, from May onwards, the returns will also come down, no? At least 50 basis points. Yes, it will come down again. Some people make this, not you. I mean, generally some people make this mistake. Some people think that because from May, the mark-to-market is increasing, the mark-to-market becoming 1 day onwards इसके लिए. But the reason is not that. क्या हो रहा है देखिए, RBI ने significant rate cut किया है. आज के दिन रेपो है 4.4%, रिवर्स रेपो 3.75%, which means RBI is saying the entire interest rate structure should come down. तो उसमें क्या होगा, when interest rates are coming down, जो भी फंड है, मान लीजिए लिक्विड फंड है, एक बार मैच्योर किया, मैच्योर होने के बाद रीइन्वेस्टमेंट हुआ, तो रीइन्वेस्टमेंट का जो यील्ड है, you are getting a lower yield for reinvestment, which means the entire thing is coming down. So basically to put it simply, RBI ने रेट कट किया, इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, इसीलिए लिक्विड फंड का रिटर्न कम होगा, not because of that mark-to-market thing. Yeah. Sir, next question from Gyanchand Jain. Hello, sir. Yes.
हाँ, मैं आपके आर्टिकल्स बराबर पढ़ते रहता हूँ। एक मिनट, आर यू फ्रॉम रांची? या Yes, I remember. सर मेरा ये कहना है कि आप जो बार बार बोलते हैं कि फंड्स की पोर्टफोलियो को देखिए और उसके बाद डिसीजन लीजिए, तो बेरिंग जैसे बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड या कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, ये तो मालूम है कि अच्छा है। इसके अलावा कोई भी फंड में उस फंड्स की पोर्टफोलियो की क्वालिटी का हमें कुछ आइडिया ही नहीं लगता। ऐसे ऐसे नाम रहते हैं जिनका ऑनरशिप क्या है, वो बेटर वे में सिक्योरिटाइज्ड है कि नहीं है, कि कहीं शेयर के अगेंस्ट में सिक्योरिटाइज्ड है, कि कहीं पार्स क्या 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 वो कुछ आइडिया ही नहीं लगता है। तो क्या पोर्टफोलियो की क्वालिटी जज करें? इसका सिंपल आंसर ये है, अगर आपको आइडिया नहीं लग रहा है छोड़ दीजिए ना। देखिए देयर आर 40+ फंड हाउसेस। अगर आपको एक एम्स में आइडिया नहीं लग रहा है, उसके सामने कोई और फंड होगा जिसमें आपको आइडिया लग जाएगा। एक्चुअली सब होता क्या है ना, देयर आर मेनी पेपर्स व्हिच आर व्हाट शुड आई से स्ट्रक्चर्ड डेट। सो द फंड मैनेजर हैज सम सिक्योरिटी, सम कवेनेंट, सम स्ट्रक्चरिंग। तो जो अपने को मालूम नहीं पड़ता है वो कैसे होता है ना, जैसे मान लीजिए क्रेडिट रिस्क फंड है, where they take some structured exposures, तो AMCs bring out a separate publication. एक वो one paragraph रहता है for each of the exposures कि ये कंपनी क्या है, वो कंपनी क्या है, कुछ अजीब सा नाम रहता है। तो अगर आपको उसमें कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा है, सिंपली फॉरगेट दैट। जो भी इसमें आपको कॉन्फिडेंस लग रहा है उसको आपको ऐसा मिल जाएगा कि उसमें कोई अजीब सा नाम नहीं है, एकदम सिंपल स्ट्रेट पोर्टफोलियो है, वो लीजिए। अच्छा, दूसरा भाई ये बोल रहे हैं कि ये कोविड-19 का लॉकडाउन के चलते ये जो जीडीपी स्लो हो रहा है, तो इसके चलते लगता नहीं है कि जो मीडियम ग्रेड की जो कंपनीज हैं, मतलब AAA की बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी उससे जो थोड़ा उनमें डिफॉल्ट के चांसेस काफी बढ़ रहे हैं? हाँ, क्रेडिट तो दिलीप ने सेड कि डिफॉल्ट के चांस बढ़ रहे हैं। तो एक को क्या हो रहा है कि 30 मार्च को सेबी ने सर्कुलर निकाला। उसमें सेबी ने क्या कहा कि they have given some relaxation to rating agencies if that default or whatever difficulty is only because of this lockdown, then the rating agency can go slow on downgrade. मतलब अगर रेटिंग एजेंसी के हिसाब से ये जो भी डिफिकल्टी वो कंपनी में हो रहा है, it is only because of lockdown, they can go slow on the downgrade. That is point number 1. Point number 2, जैसा I'll share the thing with Milind bhai. There is a report from CRISIL that gives sector wise कि ये सेक्टर में ऐसा है, वो सेक्टर में ऐसा है. It gives the sector wise extent of risk, इसमें ज़्यादा इसमें कम है. तो उसमें सभी CRISIL क्या कहता है, जैसे मान लीजिए एयरलाइंस हो गया, ज़्यादा रिस्क है, अभी कोई ट्रैवल नहीं कर रहा है, खुलने के बाद भी ट्रैवल पता नहीं कितना क्या करेगा. तो ज़्यादा रिस्क वाले जो सेक्टर है उसमें से कितने बॉन्ड्स हैं, और जो कम रिस्क वाले सेक्टर है उसमें से कितने बॉन्ड्स हैं. तो मैं आपको मतलब भेज दूंगा मिलिंद भाई को, आपसे शेयर कर लेंगे, give you some idea कि default के chances कितना है. Yeah. Next question from Vikas Kadam. Vikas Kadam. Next question from Bhavana Nagarani. नमस्ते जयदीप जी, रवि बोल रहा हूँ. आपने एक चीज कही कि अभी शॉर्ट मैच्योरिटी में डालना चाहिए बिकॉज रैली हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस, और एक आपने एडवाइस दिया कि बैंकिंग एंड पीयूसीयू फंड्स विल बी अ गुड ऑप्शन. बट मैं जब बैंकिंग एंड पीयूसीयू का एवरेज मैच्योरिटी देखता हूँ वो 2 साल से ज्यादा है. तो एक जगह आपने कहा कि शॉर्ट मैच्योरिटी रखिए, और बैंकिंग एंड पीयूसीयू में थोड़ा मैच्योरिटी ज्यादा है 2.5 years का, तो उसके बारे में जानना था. ओके, बैंकिंग पीस में क्या है, देयर इज नो सेबी रूल. तो नॉर्मली व्हाट एएमसीज डू, जैसे आपने कहा कि जो भी है 3 साल का आसपास ही रखते हैं, इट्स नॉट वेरी हाई. तो अगर आपको इससे भी कंजर्वेटिव रख सकते हैं, आप ऐसा करिए ना, जो भी जैसे मनी मार्केट फंड हो गया, लो ड्यूरेशन, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म, जो भी ऐसा मनी मार्केट के फंड्स हो गए, अब उसमें देखिए उसमें क्या होगा, पोर्टफोलियो मैच्योरिटी और भी कम है, और पोर्टफोलियो क्वालिटी देख लीजिए और इसमें इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि बैंकिंग पीस में 3-3.5 साल का ऐसा मैच्योरिटी हो ही सकता है. ओके सर, एक सवाल रिगार्डिंग क्रेडिट रेटिंग. AAA, AA तो क्लियर रहता है. मनी मार्केट द क्रेडिट रेटिंग इज एट A1+. वो क्या रहता है, समझ में नहीं आया. AAA समझ में आता है, AA, बट A1+ क्या रहता है? ओके, तो क्या है ना, ऑल दिस थिंग्स आर टॉपिक्स इन इटसेल्फ. A1+ क्या है, दैट इज द हाईएस्ट रेटिंग फॉर शॉर्ट टर्म मीनिंग अप टू 1 year. तो ये AAA, AA, सिंगल ए जो है,
that is for long term, मतलब bonds are maturity more than 1 year and less than 1 year is short term, तो उसमें A1 plus A1 ऐसे रहता है. तो what I would suggest is ना, इतने सारे टेक्निकल चीजें हैं, ऐसे मिलिंद भाई ने कहा टेक्निकल चीजें हैं, तो इसके लिए जो भी सेशन का मिलिंद भाई ने बात किया, तो whenever that session is organized, उसमें we'll have more time, मतलब 1 या 2 जो भी दिन रहेंगे, टाइम रहेगा, तो we can discuss more in इसे टेक्निकल चीजें हैं, but as of now A1 plus is higher setting for short term. Yeah. And next question from Pramod Rohilla. Please short your question, sir. Yeah, because there is a lot of queue. Yeah, thank you, sir. Sir, please share your insight on Guild Fund. Please help me understand it. Is it worth investing, and what are the risks involved? Time frame for investing in these funds. गिल्ड फंड जो है ना, मैं कई सालों से देख रहा हूँ, संभव लोगों के दिमाग में ये बैठ गया है कि गिल्ड फंड में कोई रिस्क नहीं है. ऐसा नहीं है. गिल्ड फंड में देयर इज नो क्रेडिट रिस्क, बट गिल्ड फंड में इंटरेस्ट रेट रिस्क है. यानी कि मार्केट में अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, यील्ड लेवल बढ़ गया, तो ये जो वोलेटिलिटी रिस्क है वो गिल्ड फंड में है. एंड एज आई हैव बीन सेइंग इन दिस कॉल कि अवॉइड ड्यूरेशन रिस्क, उसका मतलब है कि गिल्ड फंड मत लीजिए, क्योंकि गिल्ड फंड जो है उसमें ज़्यादा ड्यूरेशन रहता है. तो जैसे मान 10 जो भी है, 5, 7, 10, 15 साल जो भी है, उसमें लॉन्ग ड्यूरेशन रहेगा, विच मीन्स इन केस यील्ड got a move up, जो आज के दिन 10 ईयर 6.2 है, कल अगर 6.5, 6.7 हो गया, तो रिटर्न्स उसमें कम हो जाएंगे. सो बेटर अवॉइड दैट थिंग बिकॉज गिल्ड फंड्स कैरी ड्यूरेशन रिस्क. Yeah, next question from Arbak Singh. Oh, sir, good evening, sir. Good evening. हाँ, मेरा यही क्वेश्चन था. गिल्ड फंड में आपने अभी आंसर दिया उसका. अगर मैंने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, इंडेक्सेशन देनी है, तो पैसा रखना है, कोई मुझे वॉलेटिलिटी रिस्क आई नो, वो इक्विटी जैसा वॉलेटिलिटी है इसमें, बाकी लंबे समय के लिए आई प्रेफर गिल्ड फंड शुड बी रिकमेंडेड 3 साल से. See, I can share this data with you. There is a long period, 18 years studied by CRISIL. तो किसी ने क्या स्टडी किया, ये जो अलग अलग कैटेगरीज है ना, शॉर्ट ड्यूरेशन फंड हो गया, बैंक एफडी हो गया, गिल्ड फंड हो गया, ये 18 साल में गिल्ड फंड्स हैव गिवन रिटर्न्स हायर देन अदर कैटेगरीज बट ओनली मार्जिनली हायर. सो एज एन एग्जांपल 25 बेसिस पॉइंट. इसमें मतलब क्या है, इफ यू इन्वेस्ट इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन फंड ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ से 18 years and you invest in a guild fund is actually more volatile. Now the reward for taking this higher volatility is like 25 basis point per year CAGR over a long period of 18 years. Is it worth it? I would say no. Rather, I would take less volatility and take 25 basis lower return, and I would like to say equity. So I would rather take the volatility in equity because of a longer horizon. Equity gives me higher return. So whatever is my allocation, if I have, say for example, even 50% in equity, so I take higher volatility and I take higher returns. In debt, I take lower volatility and lower returns. वैसे. And another point you made about index, आपने पूछा नहीं, but for the benefit of everybody, something I have been observing for many years. Somehow लोगों के दिमाग में ये है कि indexation benefit लेना है तो FMP. ऐसा कुछ नहीं है. Every March एक को होता है कि ये मार्च है, 3 साल का FMP है, इसमें इन्वेस्ट कीजिए, 3 साल रखिए, you get 4 indexation benefit, which is correct, technically correct. But the point is, ये जो indexation benefit है 3 साल का, that you get from any debt fund, any close-ended, open-ended, be it long duration, be it short duration, be it liquid, be it whatever. Any debt fund will give you the same indexation benefit. And next question from Ashish Shah. Yes. Good evening, sir. हमने सुना था कि normally लोग stress test करते हैं. Okay. To check the portfolio. Okay. तो एज ए IFA हमको कैसा पता चलेगा कि ये फंड मैनेजर ने स्ट्रेस टेस्ट किया है? ऑनेस्ट आंसर इज नो. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल इस स्ट्रेस टेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये भी लोगों को समझ में नहीं आता कि क्या है. ये कॉन्सेप्ट क्या है कि मान लीजिए कोई बैंक है एंड somebody says कि we are doing a stress test in the bank. It's a very complicated calculation. का मतलब ये है, ये क्या हो गया, अनम्यूट करना किसी को, कि अगर पता नहीं कुछ म्यूट एनम्यूट का वो है क्या, आवाज कहीं से आ रहा है. अगर बैंक में डिफॉल्ट हो गया और बैंक के पास कैपिटल कितना है एंड व्हाट इज द चांस ऑफ द बैंक सर्वाइविंग और द बैंक रिक्वायरिंग फ्रेश कैपिटल, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग. तो आप वो सब छोड़ दीजिए, आप सिंपली देख लीजिए कि पोर्टफोलियो में जो नाम दिख रहा है
आपको उसमें कॉन्फिडेंस है कि नहीं है, उसका रेटिंग क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी है कि AAA है कि क्या है, AA है। और वो जो नाम, जैसे किसी ने पूछा ना, जैन ने पूछा कि वो नाम समझ में नहीं आता है, आपको नाम समझ में आ रहा है, बस आप उतना वो कर लीजिए। बाकी फर्म में जा क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, स्ट्रेस टेस्टिंग ये वो ऑनेस्टली वो हमारा समझ में नहीं आएगा। Okay. Next question from Galaxy A50. Next time we won't take if we put a Galaxy and Samsung. No, didn't get you. No, sir. Yeah, 1 minute, sir. Next question. 1 minute now. What happened, Shiva bhai? Next question from Hitesh Dad. Hitesh. हेलो सर। हाँ जी। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि हम किसी कंपनी ने बॉन्ड इशू कर रखे हैं, तो किस फंड ने उनके बॉन्ड्स ले रखे हैं, हमको अगर ये ट्रैक करना है तो हम कहाँ से ट्रैक कर सकते हैं? ट्रैक मतलब बॉन्ड को ट्रैक करना है? लाइक सर, एक्स कंपनी है, उसने बॉन्ड्स और एनसीडी इश्यूज कर रखे हैं, अलग अलग फंड्स में वो बॉन्ड्स बाय करे हुए हैं, फंड्स में पोर्टफोलियो में है, तो वी वांट टू ट्रैक दैट फंड्स। वो सारे फंड हम ट्रैक करना चाहते हैं कि वो फंड्स कौन कौन से हैं, जिसमें इंडिया बुल्स है या रिलायंस है। आप पूछ रहे हैं कि कोई एक मान लीजिए रिलायंस कंपनी है, उसने बॉन्ड इशू किया है और मान लीजिए 40 AMC में से मान लीजिए 15 AMC ने उसमें इन्वेस्ट किया है, वही पूछ रहे हैं ना? यस। पैकेजेस है ना, ये जो मार्केट में इतने सारे म्यूचुअल फंड पैकेजेस है, मैं भी बता सकता हूँ वैसे, या सीनियर्स है बैठे हैं, इसमें पैकेजेस है। तो पैकेज में क्या होता है ना, कमांड रहता है, यू सिंपली रन दैट कमांड, या वो वेंडर को पूछ लीजिए, वो क्वेरी रन करके आपको मिल जाएगा कि ये जो पर्टिकुलर बॉन्ड है वो कौन कौन से फंड में होल्ड किया है। सर गिव अ डिफरेंट दिस थिंग, मान लीजिए आपके पास कोई बड़ा क्लाइंट है, डेट में काफ़ी पैसा इन्वेस्ट किया है, एंड आई वुड लाइक टू गिव अ कंपोजिट पोर्टफोलियो पिक्चर ऑफ दैट क्लाइंट। यानी कि सिर्फ ऐसे यही नहीं कि वो फंड ए, फंड बी, फंड सी में इन्वेस्ट किया है, उसका जो अंडरलाइंग पोर्टफोलियो है, आई वांट टू गिव वन कंपोजिट पिक्चर कि आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें रिलायंस का बॉन्ड इतना परसेंटेज है, श्रीराम का बॉन्ड इतना परसेंटेज है, CP इतना है, CD इतना है। तो जैसे एक एज पैकेज है, उसमें वो है, कमांड रन कीजिए, दैट विल गिव द कंपोजिट पिक्चर कि व्हाट इज द एक्चुअल अंडरलाइंग पोर्टफोलियो, नॉट जस्ट द फंड नेम्स बट एक्चुअल अंडरलाइंग पोर्टफोलियो ऑफ दैट क्लाइंट। तो आप वो कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन और था मेरा सर, जो अभी यस बैंक का 81 बॉन्ड वाला जो फियास्को हुआ है, उसके अलावा और भी बैंक्स ने 81 बॉन्ड इशू कर रखे हैं, बैंक्स और कंपनीज हैं, तो उन पे क्या असर पड़ेगा इस फियास्को का? Okay, it is not a direct impact of Yes Bank. क्या है? It is about the fundamental quality of that. First of all, आपने कंपनी कहा, कोई भी कंपनी का जो परपेचुअल बॉन्ड है और जो बैंक का है ना, there is a fine difference because banks are banks. उसका मतलब ये है कि अगर कोई बड़ा बैंक फेल करने वाला है, then RBI or the government will come to support that, which may not be the case for a company. ये एक डिफरेंस है। दूसरा ये है कि ना, आजकल लोग मुझे कुछ लोगों ने पूछा कि येस बैंक का 81 परपेचुअल बॉन्ड में डिफॉल्ट हुआ, सो शुड बी अवॉइड 81 परपेचुअल बॉन्ड्स? आंसर इज नो। द रीजन इज आपको ये देखना है कि किसमें रिस्क है। सो अगेन नथिंग बैड अबाउट दैट बैंक। मान लीजिए इंडसइंड बैंक, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इंडसइंड बैंक में रिस्क है, यू कैन अवॉइड इंडसइंड बैंक। लेकिन जैसे मान लीजिए SBI हो गया, HDFC हो गया, तो अब हमें ये मानना ही पड़ेगा कि SBI या HDFC कैन नॉट डिफॉल्ट, विच मीन्स व्हाट आई एम सेइंग इज आपको कि म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में अगर SBI का 81 दिख गया या HDFC का 81 दिख गया, तो इसमें कोई रिस्क नहीं है। मे बी लिटिल बिट लाइक व्हाटएवर सम प्राइवेट सेक्टर बैंक व्हिच इज नॉट सो बिग, उसमें शायद थोड़ा सा रिस्क हो सकता है, दैट्स ऑल। Yeah, next question from Arun Gupta. Mr. Arun Gupta. हेलो सर, मैंने ये पूछना था, कई फंड्स ने अपने पोर्टफोलियो में जैसे कि श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, PNB हाउसिंग फाइनेंस और बजाज फाइनेंस पोर्टफोलियो में लिया हुआ है। क्या ये तीनों कंपनी जो कि अभी AAA है, they are worth to take in the portfolio of funds, and कि उन पोर्टफोलियो में हम लोगों को इन्वेस्ट करवाना चाहिए क्लाइंट्स का? तो जो नाम अपने वो खराब नहीं है, जैसे ये सब AAA नहीं है, ये श्रीराम वगैरह वो AA+ ऐसा है, AAA नहीं है, पर ठीक है ये खराब भी नहीं है। तो व्हाट आई वुड से इज कि अगर आपको डाउट लग रहा है, जैसे आपने पूछा, मतलब आपके माइंड में कुछ थोड़ा सा भी डाउट है,
So what you can do is you can move from these funds to even better quality, जैसे कि बैंकिंग पीएससी हो गया, एकदम अच्छे क्वालिटी हो गया, उसमें मूव कर सकते हैं. But apparently there is no major risk, जैसे PNB हाउसिंग हो गया, ठीक है, ऐसा कुछ मेजर रिस्क है नहीं, but ठीक है, you can go for even better quality portfolio quality funds. और बजाज म्यूट हो गया. Yes sir. हेलो अरुण गुप्ता जी फोन. सर और बजाज फाइनेंस के बारे में भी बता दीजिए, अगर उसका भी काफी फंड हाउसेस ने, सभी फंड हाउसेस के पास है बजाज फाइनेंस. तो ये ट्रिपल ए है, बजाज फाइनेंस इज ट्रिपल ए एंड सपोज्ड टू बी अ गुड कंपनी. इनफैक्ट ये जो फाइनेंस का वो है ना, इसमें जैसे मैंने कहा पहले, ट्रिपल ए आपको बहुत ही कम मिलेंगे. जैसे ब्लू चिप्स हो गया, एचडीएफसी ब्लू चिप हो गया, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस हो गया. तो एचडीएफसी एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस छोड़ के बजाज फाइनेंस इज सपोज्ड टू बी अ ब्लू चिप कंपनी, बट ठीक है, इट्स अ गुड, है, कुछ रिस्क नहीं है. ओके सर. नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम विकास केडिया. सर गुड इवनिंग. गुड इवनिंग सर, मेरे को जाना था आर्बिट्राज फंड में कोई रिस्क है क्या? जैसे आप बोल रहे थे आर्बिट्राज फंड और लिक्विड फंड के बारे में लोग पूछते हैं, तो आर्बिट्राज फंड में कोई रिस्क है क्या? वो रिस्क क्या है, जो 35% डेट कंपोनेंट है उसमें कोई भी और डेट फंड की तरह डिफॉल्ट रिस्क है. मतलब अगर क्रेडिट रिस्क फंड में डिफॉल्ट हो सकता है, या जो भी है लो ड्यूरेशन फंड में डिफॉल्ट हो सकता है. सर प्योर आर्बिट्राज फंड, प्योर आर्बिट्राज. प्योर मतलब क्या होता है? हेलो, आर्बिट्राज फंड जो लिक्विड फंड की तरह जो कवर करता है. नहीं. सर उन्होंने पहले ही अपने प्रेजेंटेशन में बताया ना. सर आर्बिट्राज फंड्स जो है उसमें 65% ही आर्बिट्राज होता है, 35% डेट होता है. डेट या मनी मार्केट जो भी है, 65% ही आर्बिट्राज होता है. देयर इज नो 100% आर्बिट्राज फंड. इनफैक्ट ऐसा हो चुका है, मैं नाम नहीं लूंगा, एक फंड में ऐसा कोई आईएलएफएस का पेपर था और वो डिफॉल्ट हो चुका है इवन इन आर्बिट्राज फंड. Yes, it was that. Okay sir. Next question from Bala Murugan MS. Hello. Yes. Good evening, sir. I think there are a lot of questions which are being asked on debt funds. Fine. I'm not. I have a small doubt, but anyway, I just heard a lot of things. The arbitrage, you said, we can go for 1 year or 2 year or 3 year max. So can we build a SIP and then keep going on an arbitrage as a substitute to debt funds for a long term? And what are the tax implications? Generally yes, ऐसा कुछ मेजर इशू नहीं है, बट वो जो बोलते हैं ना एलोकेशन, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, तो वो हिसाब से देखेंगे तो ठीक है. डोंट ओवर पुट इन एनी कैटेगरी, नॉट इन आर्बिट्राज फंड, ऐसा कुछ इशू नहीं है. और टैक्स का we can cover in the more detailed session. It is an equity fund from the tax point of view. So if you hold for 1 year in the growth option, taxation is 10%. उसमें भी up to 1 lakh rupees per financial year is free from tax, like any other equity fund or equity shareholding. तो वैसे ये tax efficient है. And one more thing is, we as advisors like to do our own research apart from whatever is being recommended by fund houses. Sorry, can't you come again? Speak louder, please. Please, loudly. Yes. Ask your question loudly. Yeah, we as IFAs or advisors would like to do our own research in terms of which are the funds which we can recommend. That is where we are stuck as to what funds we can recommend, because as per rating and everything, each and every month there is a lot of changes in terms of which fund is coming to first rank or second rank or third rank. So which source would you recommend for doing our own research in terms of choosing funds? I think I have got your question. वो क्या है ना, again मैं नाम नहीं लूँगा. There are certain websites or certain sources who do this fund ranking purely on the basis of fund performance. ठीक है? तो क्या है कि performance is important but not the only thing, because performance is only one of the criteria. So if you go only by the performance, for example, one particular AMC low duration fund, that particular low duration fund has been doing well for a long time, और वो ranking में हमेशा वो जो भी है number 1 star 5 star ये वो it used to happen. But now if you look at the performance of that same low duration fund, it is not as good after those defaults.
So the point I'm making is for doing research and for doing a ranking of funds, it is not only about returns, it is also about so many other parameters like volatility, like portfolio quality and portfolio diversification, and there are so many factors. So usme there is one there is one CRISIL fund ranking. It was called CPR earlier, CRISIL fund ranking. Now it is called simply CRISIL fund ranking, and that they do only once in a quarter. They don't do every day. So like December quarter, March quarter, in that kind of frequency. And there they have a weightage, like 50% weightage for performance, so much percentage of volatility, so much for portfolio quality, which gives you a more balanced view on the ranking of the funds instead of simply looking at the performance. Yeah. Next question from Manoj Joshi. Yes. Manoj Joshi. I think he's not there. Next question from Sahu. Yes. हेलो सर नमस्कार। नमस्कार। सर जैसे बोला जाता है कि मरने के बाद पोस्टमार्टम करना आसान होता है, मगर पहले पोस्टमार्टम करना आसान नहीं होता है। राइट। तो 2.5 साल से मैं भी डेट फंड बहुत बेच रहा था क्योंकि मुझे कुछ ऐसा लग रहा था, मगर अभी जस्ट रिसेंट जैसे रिलायंस के फंड में, बिरला के फंड में, प्लस डीएसपी के क्रेडिट फंड में जिस प्रकार से डिफॉल्ट हुआ है, तो उसके कारण थोड़ा मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या उस फंड में से अभी निकल जाना चाहिए या बने रहो या फिर इक्विटी में पूरा स्विच करूँ, क्योंकि कस्टमर का होल्डिंग कस्टमर का मेरे ऊपर विश्वास भी वो जैसा बोलता हूँ वैसा करेगा, तो क्या करना चाहिए? So again, multiple things. First of all, like I said earlier, ये जो भी डिफॉल्ट हुआ है ना, this is the worst cycle ever. यानी कि IL&FS के बाद एक जो भी डिफॉल्ट हुआ है ना, DHFL, ADIG, क्वालिटी और टेको, ये वो, इतना ज़्यादा डिफॉल्ट कभी नहीं हुआ, तो होपफुली इतना कभी होगा भी नहीं। दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर आपको एग्जिट करना है कोई भी फंड जिसमें साइड पॉकेटिंग हो चुका हो, लाइक आई सेड अर्लियर, एग्जिट इज इजियर इन द सेंस, अगर साइड पॉकेटिंग नहीं हुआ है, अगर आप उसमें से एग्जिट कर रहे हैं, दैट मीन्स यू आर गिविंग अप योर चांस ऑफ रिकवरी, यानी बाद में कुछ रिकवरी हुआ भी आपको नहीं मिलेगा। वेरएस अगर फंड में साइड पॉकेटिंग हो चुका है, इवन इफ यू एग्जिट द गुड फंड, द मेन फंड, वो पड़ा रहेगा और कभी बाद में कुछ 35% रिकवरी भी हुआ आपको मिल जाएगा। एंड अगेन एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन ऑफ पोर्टफोलियो क्वालिटी देख लीजिए, क्योंकि अगर क्रेडिट रिस्क फंड में डिफॉल्ट हुआ है, वो तो ज्यादा रिस्क है ही। अगर वो 3 साल हो चुका है ग्रोथ ऑप्शन में, टैक्स एफिशिएंसी भी हो गया, एंड यू कैन सेट ऑफ द, अगर लॉस है तो यू कैन सेट ऑफ द लॉसेस, तो वो देख के यू कैन ग्रेजुअली टेक अ डिसीजन। अच्छा, यानी 3 साल जिसको हो गया उसको मैं कर सकता हूँ ना, निकल सकता हूँ ना, क्योंकि उसमें टैक्सेशन है ना। पॉइंट जी, पहले भी ऐसा क्वेश्चन आया था, यू शुड नॉट कंपेयर इक्विटी विद देयर, दीस आर टू डिफरेंट एसेट क्लासेस। और एलोकेशन जो है ना, एलोकेशन इसीलिए कहा जाता है कि दीस आर डिफरेंट, बिल्कुल एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है। ये अच्छा नहीं कर रहे, मैं उसमें चला गया, वो अच्छा नहीं कर रहा है, इसमें चला गया, वो ऐसा मत कीजिए। जो भी वो क्लाइंट का एलोकेशन है, चाहे 70-25 चाहे 50-50 चाहे 60-40 हो, तो एलोकेशन के हिसाब से कीजिए। नहीं तो कुछ कस्टमर का 1-2 फंड हुआ है, बाकी 2-3-4 फंड तो ठीक है, जैसे लो ड्यूरेशन कैटेगरी का फंड है, मगर 1-2 फंड ने वो साइड पॉकेटिंग कर दिया तो उसके कारण वो इरिटेट करता है। तो इसी कारण मैंने उससे बोला हूँ ऐसा करिए, हालांकि वो रुका भी, पर मैं चाहता हूँ कि उसको एडवांटेज दिलाने के लिए क्या करूँ, उसमें जा सकता हूँ ना, जैसे रिलायंस के क्रेडिट रिस्क फंड है या बिरला सैंडम का मीडियम टर्म फंड है। हाँ वही बोल रहा हूँ, अगर जो साइड पॉकेटिंग हो चुका है तो उसका अगर आज एग्जिट करते हैं, कल को अगर रिकवरी हुआ तो आपको पैसा मिल जाएगा ना। हाँ, साइड पॉकेटिंग का वही तो है ना, जो एडवांटेज है वही है कि बाद में रिकवरी हुआ तो आपको पैसा मिल जाएगा। या नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम सुनील शाह। हेलो सुनील शाह। Next question. Next question from Kalpesh Thakkar. Hello. Yeah, go ahead. सर मेरा क्वेश्चन सीडी सिक्योर्ड एनसीडी के लिए है। जैसे कि अभी ये डीएचएफएल के सिक्योर्ड एनसीडी जो 2018 में आए थे, वो अभी तो डिफॉल्ट हो चुका है, तो उसका रिजोल्यूशन प्लान जो होगा उसमें सिक्योर्ड एनसीडी वाले को पैसा मिलने का चांसेस है, और अगर वो लोग रिजोल्यूशन में इक्विटी भी दे सकते हैं, कुछ ऐसा हो सकता है? तो डीएचएफएल का केस जो है अभी एनसीएलटी में है, तो एनसीएलटी में तो एनसीएलटी का जो भी डिसीजन होगा वही होगा। तो होपफुली इफ दे गेट अ बायर, जैसे कई सारे केसेस हुआ है, एनसीएलटी में कंपनी गया, उसके लिए कोई बायर मिल गया,
तो अगर कोई बायर मिल जाता है तो इसमें से जो भी पैसा आएगा और जो भी रेशियो वो कहेंगे यानी कोर्ट कहेंगे वो भी रेशियो में इसका बंटवारा होगा। एज एन एग्जांपल इफ दे गेट से फॉर एग्जांपल 40%, आपको 40% मिलेगा। और जो सिक्योर्ड का मामला है आइडियली यस लीगली देयर शुड बी अ प्रेफरेंस ऑफ सिक्योर्ड बॉन्ड्स ओवर अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स, तो होपफुली एनसीएलटी विल गो बाय दैट। Sir, next question from Anand Raman, Chennai. Hello. Yes. Thanks for the wonderful session, sir. Thank you. I have a question actually. This crude oil has come down yes. drastically. Yes. Because of that, the inflation over will come down. So Yes. there will be room for a rate cut, sir. Of course. So look at it differently. The RBI governor has already said that it's a very big statement, whatever it takes. So this statement of whatever it takes is a very big statement from the RBI governor. Yes, inflation will come down. That will give more space to the RBI. In fact, today where we stand is a typical juncture. RBI has already cut rates. They may cut rates further. They have pumped in so much of liquidity to banks. The liquidity is there. Now what the market is worried about is when the government fiscal deficit comes, as in the higher government borrowing program comes, RBI may be required to do more of OMO purchases from the market to support the government borrowing program. Deficit. That RBI is supportive. Okay. Next is which fund is presently whether we can go for short-term debt funds or we can park in PSU banking fund. Which you suggest? So that we have already discussed. Any of those, maybe any money market fund, low duration money, any good quality, or whatever banking PSU, any fund, whatever you like, short duration. Okay, sir. Yeah. Next question from Srirang Kirloskar. Hello. Good evening, sir. Good evening. Yeah. One question is that for present situation, you told that go for the money market or PSU and all that. But for existing investors who are last 2, 3, 4, 5, 7 years in the debt funds, credit risk, medium term, and all that, shall we do for what we shall do for them that those which are invested in credit risk, medium term, and which already given the returns about 6 to 8%, shall we switch to the money market or PSU debt for the present situation in future? So you may do a very limited shift. In fact, otherwise I would have said no, because if somebody has been there in the fund for a long time, the theek hai, aisa kuch issue nahi hai. Only thing is now whatever we are going through currently, and because of this economic slowdown, just in case there is another round of defaults. So if that happens, just to protect the portfolio from another round of defaults, maybe in a limited extent, you can exit from bad quality funds to the better quality funds. But you told them there may be a situation of defaults due to COVID-19 and in future, or maybe defaults. There may be rating downgrades. So as a mark-to-market effect, there will be impact on those all mid-term or long-term funds. So those funds in those schemes, shall we switch to the whole amount to the PSU or money market or liquid? That is what. So firstly, let me clarify to everybody. When I'm saying whatever possibility of default or whatever that thing I said, I don't mean to alarm you. In the sense कि उतना भी खराब नहीं है. I'm not saying everything will default or something. All I'm saying is कि maybe. And by the way, the difference between the previous default cycle, like ILFS cycle, and in case it happens, the difference will be this time the government is supportive. यानी कि previous time the government and RBI were putting pressure. This time they will not put pressure, and this time they will be supportive. So what I'm saying is that just in case there is a default, to improve the portfolio quality, you may move out from credit risk to better quality funds. Okay. Sir, this is last question from Abhijit Neele. Abhijit. Good evening, sir. Good evening. सर मेरा क्वेश्चन है
अगर इन्वेस्टर को 3 से 5 साल की एफडी के अगेंस्ट अपने को अगर कोई प्रोडक्ट प्रेजेंट करना है जिसमें इंटरेस्ट रेट का जो फ्लक्चुएशन है वो कम से कम हो, ऐसा हम लोग कौन सा फंड दे सकते हैं? मतलब कैटेगरी में जैसे मनी मार्केट हो गया, कारपोरेट बॉन्ड या बैंकिंग एंड पीएसयू या अल्ट्रा शॉर्ट, जिसमें कम से कम इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन हो। Okay. On the first point, if I have to give a very straight answer कि जिसमें कम से कम इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन हो, क्या होता है कि कोई भी फंड का जो पोर्टफोलियो मैच्योरिटी होता है या पोर्टफोलियो ड्यूरेशन होता है वो जितना कम हो, which means on the कम फ्लक्चुएशन लाइक लिक्विड फंड, ओवरनाइट फंड, बट द पॉइंट इज जैसे आपने कहा कि अगर 3-5 साल का होराइजन है, अगर 3-5 साल का होराइजन है, then you need not be as conservative. So for an example, if you buy into a banking BSA fund good quality, and if you have a horizon of 3 or 5 years, okay, बीच में थोड़ा सा वो होगा, volatility होगा, but it is like over a period of 3 or 5 years, आपको मोटा-मोटा आज के YTM या net YTM के आसपास मिल जाएगा, maybe little bit here and there, 19-20 थोड़ा होगा, but मोटा-मोटा net YTM के आसपास आपको मिल जाएगा, so no major issue, which means you don't require to be as conservative as liquid or overnight for a 3 or 5 year horizon. Okay, sir. Thank you. Yeah. Milan. Yeah. Sir, thanks a lot for your wonderful session. Sure. So friends, hope you are enjoying the session. Please give your feedback in chat box. हम फिर से मिलेंगे दोस्तों, जैसे पहले बताया कि डेट फंड के बारे में एक दिन में समझना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, तो वी आर वर्किंग ऑन session with Joy sir, and we'll get the details very soon and we'll roll it out. So yes, great. So thanks a lot, Joy sir. Sure. And thank you very much, sir. Joy sir. I'm sure, Prasad. So maybe one last comment. I also enjoyed from a different perspective. You know, these face-to-face sessions for IFS I do all over India. And many times now I face some negative questions. Negative question का मतलब क्या है? It is like rating agency take money for giving rating, ये वो वैसा आता है. But today whatever questions I received are constructive. यानी कि लोग जानने के लिए पूछ रहे थे. That was a positive thing from my point of view. Great. सर हमारा ग्रुप है ना अभी सर 30 डेज के सेशन के बाद में बहुत पॉजिटिव हो गया है ना. तो थैंक यू ग्रुप. It's a good thing for us. And see you soon. जॉय सर के सेशन के बारे में हम लोग बहुत जल्द रोल आउट करेंगे, तो जो भी इंटरेस्ट रहेगा तो लेट अस नो. एंड ओके, फाइनली थैंक्स अ लॉट जॉय सर, थैंक्स अ लॉट शिवा भाई. थैंक यू जॉय सर, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू टीम, थैंक यू. बढ़िया सेशन सर इन द डेट पे, वेरी नाइस सेशन. फ्रेंड्स यू ऑल कैन लीव. यस. Thank you all. Thanks. चलो भाई, आज बहुत भूख लगी है. Let us close the session. Thanks. We have 2 sessions very good today, and NLP session was indeed powerful one.